जब एक ग्रुप में सब लोग स्मार्ट ट्रिक्स यूज करते हैं और एक बंदा सिर्फ रॉ पावर पे डिपेंड करे, तब सोचो उस पावर का लेवल कितना ज्यादा होगा। तुम एक नई दुनिया में पहुंच गए हो और सिस्टम तुमसे एक खास पावर चुनने को कह रहा है। पहला ऑप्शन है टाइम का कंट्रोल, दूसरा इन्फिनिट स्पेस, तीसरा फेट की गाइडेंस, चौथा कॉज और इफेक्ट का ज्ञान। जब तुम पांचवां ऑप्शन देखते हो, उस पे सिर्फ दो शब्द लिखे हैं, तेज दम। तुम उस बेमेल ऑप्शन को देख के सोच में पड़ जाते हो, ये तेज दम आखिर कितना बड़ा होगा। तुम डिसाइड करते हो, देख ही लेते हैं। बिना किसी झिझक के तुम पांचवा ऑप्शन चूज करते हो। तुम एक श्वानहुआन दुनिया में पहुंच जाते हो। गर्मी इतनी कड़क है जैसे सूरज लोक को पक्का कर देगा। तुम कुदाल जमीन में मारते हो तो मिट्टी भी धूल बन के उड़ जाती है। तुम कोई खास तकदीर वाले नहीं निकले, ना कोई अमीर घर, ना कोई बड़ा मकाम। उल्टा तुम किंगियोन सेक्ट के सबसे निचले लेवल के बाहरी डिसाइपल बन गए। कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। रोज खेत खोदो, पानी धो, गालियां खाओ और पेट भी ठीक से नहीं भरता। जब पेट गुर करता है तुम सोचते हो, कहीं मैं पहला ऐसा ना हो जाऊं जो भूख से मर जाए एक शानमैन में। तभी एक ठंडी मैकेनिकल आवाज दिमाग में गुदगुदाती है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डिटेक्ट हुआ। एब्सोल्यूट पावर सिस्टम बाइंडिंग हो रहा है। बाइंड कंप्लीट, बिगिनर पैकेज मिल गया। नीचे दिए गए 5 मूल नियमों में से एक चुनो अपनी पहली एबिलिटी के रूप में। उसी पल पूरी दुनिया रुक गई। हवा नहीं, बादल नहीं, परिंदा भी मिड एयर में ठहर गया, यहां तक कि धूल भी ठीक थी। दिल तेज धड़का। ये सपना नहीं था। तेरी देर से आई गोल्डन फिंगर फाइनली आ गई। 5 रोशनी के गोले सामने आए। टाइम लॉ, भूता और भविष्य का कंट्रोल, एक सोच में वक्त पलट दो। स्पेस लॉ, डायमेंशंस में घूमना, एक पल में गैलेक्सी पार करो। फेट लॉ, सबकी तकदीर अपनी मर्जी से बदलो, सब तेरे हाथ की कठपुतली। कॉज इफेक्ट लॉ, जिस पर लगे उसका कोई इलाज नहीं, कोई भी कानून नहीं लगता। हर एक इतना पावरफुल था कि लगता था दुनिया मिटा दो। तुम आंखें बंद करके कोई भी चुनने वाले थे। तभी पेट ने फिर आवाज दी। उस आवाज ने तुम्हें उस सब कुछ कंट्रोल करने वाले सपने से वापस खींच लिया। तुमने अपना काला पड़ा हुआ हाथ देखा, फिर वो आधा खुदा हुआ खेत, और दिमाग साफ हो गया। टाइम उल्टा करो, क्या खेत खोदेगा? नहीं। स्पेस में घूम जाओ, क्या पानी ढाएगा? नहीं। फेट और कॉज इफेक्ट सब बड़े लगते हैं, पर अभी तो एक वक्त की रोटी चाहिए, कोई गहरी बात नहीं। इसीलिए तुमने नजर घुमाई आखिरी ऑप्शन पर। एक सदा सा सफेद गोला, कोई चमक नहीं, कोई खास इफेक्ट नहीं, सिर्फ 2 शब्द, तेज धाम। एक बार नीचे मारो, बड़ी सी जमीन पलट जाएगी। पानी धाएंगे तो ज्यादा धा पाएंगे, फसल अच्छी होगी तो ज्यादा खाना मिलेगा। टाइम, स्पेस, फेट, कॉज इफेक्ट सब बाद में। बिना सोचे तुमने हाथ बढ़ाया। मैं 5वां चुनते हैं। सही है, सबसे सीधा रास्ता सबसे बड़ा होता है। बधाई हो, पावर ओरिजिन सिस्टम पूरी तरह तुम्हारे हवाले। अब सिस्टम बंद हो रहा है। खाना खाओ, एंजॉय करो। पहले तुम कुछ समझ ही नहीं पाए। एक गर्माहट 4 हाथ पांव में दौड़ गई। फिर मैकेनिकल आवाज बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। दुनिया फिर चलने लगी। मच्छर फिर गए, हवा फिर चली, बदल फिर घूमे। तुम वहीं खड़े रह गए, लगा जैसे थक लिया गया। बस इतना ही। दूसरों के सिस्टम्स में लॉटरी होती है, स्किल्स मिलते हैं, गाइड होता है, और तेरा सिस्टम ऑप्शन देके भाग गया, कोई बात भी नहीं। अभी तुम गुस्सा पचा ही रहे थे कि दूर से एक कड़वा बोल आया। अय, ये नहीं है हमारा चिंगयून सेक्ट का आरा फारा करता लिन फैन, अपने खेत की सेवा छोड़ के यहाँ बैठ के मौत का इंतजार कर रहा है क्या? ये था बाहरी डिसाइपल मैनेजर ली झीशी, एक चमचा जो ऊपर तक पहुंचा थल के। उसकी फेवरेट हॉबी थी तुम्हारे जैसों को जो बिना पहुंच के थे दबाना। वो खेत के किनारे आया, आधी आधी जिंदा फसल देखी और शक्ल बिगाड़ ली। एक पैर से तुम्हारा भरा हुआ पानी का डब्बा पटक दिया। ढंग से बनी बात। पानी जमीन पर बिखर गया, गर्मी में भाप बन गया। तुम्हारा मुंह बंद हो गया। वो पानी तुम 2 मील चल के लाए थे। पर ली झिशी ने तुम्हारा चेहरा देखा भी नहीं। आराम से कुछ की तरह उसने एक लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल आइटम निकाला, तुम्हारे सामने हिलाया। इस महीने तुमने सबसे खतरनाक, सबसे बेकार खेत संभाला। रूल के हिसाब से महीने की कमाई काट ली। सीना जलता था, पर उसके पीछे काफी बड़े बंदे थे, इनसे पंगा नहीं था। ली झिशी खुश होके चला गया, पास में बोलता हुआ, एक बिना स्पिरिचुअल रूट का इंसान भी शियानमेन में बैठ के फूल रहा है। जब वो गए
तब तुमने चैन की सांस ली। झुक के लकड़ी का डब्बर उठाने लगा, हाथ ने एक पत्थर पकड़ लिया, काला लोहा जैसा पत्थर जिन्हें छ्वनतिये कहते हैं, इतना सख्त कि डिसाइपल्स की तलवार भी निशान नहीं छोड़ पाती। तुमने उसे हटाने को उठाया और एक दबी आवाज के साथ वो पत्थर तुम्हारी उंगलियों के बीच में मीठा सी ढूल बन के बह गया। बिल्कुल काला आटा उंगलियों से गिरता रहा। तुम वहीं खड़े रह गए, कोई रिएक्शन नहीं। हवा आई, काली धूल बिखर गई। तुमने हाथ देखा, जमीन देखी और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल रहा, तेरा दम सच में थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। अगले 3 महीनों में तुमने देखा ये एबिलिटी तेरी सोच से कहीं ज्यादा पागल है। ये एक पल की भारी शक्ति नहीं थी, ये एक नॉन स्टॉप बढ़ती ताकत थी। हर पल बिना रुके, खाना खाओ ताकत बढ़े, सोयो ताकत बढ़े, कुडाल चलाओ ताकत बढ़े, सांस लो ताकत बढ़े। पहले जो 100 किलो का कुडाल था अब वो फूसा लगता था। पूरी मटकी एक हाथ से उठा लो, ना चेहरा लाल ना सांस फूले। खेत खोदने की स्पीड भी। दूसरे 3 दिन में एक खेत खोदे, तुम आधे दिन में काम खत्म। सिर्फ एक चीज नहीं बढ़ी, तेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी का निशान नहीं था। इसलिए बाहरों से देखो तो तुम वही बेकार सीधा साधा बाहरी डिसाइपल थे और तुम्हें ये बिल्कुल सूट करता था। तुम्हारे लिए भरी भूख पहले थी और एनलाइटनमेंट बाद में। 3 महीने बाद तुम मेंढे पर खड़े थे, सामने सोना सा चमकता खेत, गेहूं के हर दाने में भर का एहसास था, डिवाइन सेंट थी। ये तुम्हारा 3 महीने का तोहफा था। एस्टिमेट के हिसाब से 100 से ज्यादा लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल आइटम्स मिलेंगे। तब शायद 1 बोल नहीं 2 बोल खाओगे और 1 रखो। तुम खेत के किनारे बैठ के दाने चुनते, दिल में फ्यूचर का मेन्यू तय हो रहा था। तब अचानक आसमान में एक भारी गर्ज सुनाई दी, जैसे किसी ने आसमान को चीर के रख दिया। ऊपर देखा, अभी जो साफ आसमान था काला बदल था। बिजली चमक रही थी, काला और नीला रोशनी आसमान में टकराते थे। हर टक्कर पे एक बड़ा धमाका, पूरे 100 कोस की हवा हिल गई। इमॉर्टल्स की लड़ाई। तुम्हारा रंग उड़ गया। फिर ही आसमान से पुकार आई। किंग यून सेक्ट के ताइशांग एल्डर ने गुस्सा से पुकारा, श्वनमिंग, तूने हमारी सेक्ट में घुसने की हिम्मत की। और काले रोशनी से श्वनमिंग ने धीरे से कहा, शेंगशियान पिक्चल दे दो, वरना आज इस पहाड़ के सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दूंगा। 2 युआन यिंग लेवल के बंदे ऐसे ही लड़ पड़े। डिसाइपल्स के लिए रेयर फाइट, तुम्हारे लिए सीधा मुसीबत। जल्दी ही एक ब्लास्ट वेव की तरह शॉकवेव ऊपर से आ गिरा। दूर जंगल खत्म, बाहरी डिसाइपल्स के मकान तबाह, चीखें निकली और वो तूफान सीधा तेरी फसल की तरफ आ रहा था। मेरी फसल? तुमने सोच भी नहीं, पूरी ताकत से खेत पर लेट गए, हाथ फैलाए, उस पकी हुई फसल को थाम लिया। शॉकवेव सीधा पीठ पर आई, जैसे एक पूरी ट्रेन तुम्हारे ऊपर आ गिरी। कोई और होता हड्डी टूट जाती, पर तुम सिर्फ जरा से हिले, फिर नेल की तरह जमीन में गड़ गए और पीठ पर मार खाते तुम उस श्वानमिंग के और ताइशांग एल्डर के 18 पीढ़ियों को दिल ही दिल में कोस रहे थे। तुमने सोचा एक बार झेल लो, सब खत्म। पर शुमानमिंग ने हारते देख के गुस्सा खाया, सीधा अपना सबसे बड़ा वेपन निकाला, सूत्यान लोपान, एक भारी चक्र। ह्यूज चक्र की छाया आसमान में फैल गई और एक स्ट्रेंज ब्रूटल रूल ने पूरी जगह को ढांक लिया। तुम आंखों से देख रहे थे, वो सोना चमकता खेत तेजी से पीला पड़ गया, फिर रूखा, फिर फुस। पूरा खेत राख बन गया। हवा आई और वो राख तुम्हारी उंगलियों से दूसरी तरफ उड़ गई। उस पल तुम बिल्कुल चुप हो गए। हाथ में राख पकड़े तुमने देखा, दिमाग में कोई तार टूट गया। वो फसल नहीं थी, वो 3 महीने की जिंदगी थी, वो आने वाले दिनों के पकौड़े, पराठे और जीने की वजह। आसमान में श्वानमिंग हंसे जा रहा था। इस 500 कोस में जो भी है, इंसान हो या चीज, सब मेरी लूपान के साथ खत्म होंगे। तुम आहिस्ता से उठी, सर नीचा था, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता था। चुपचाप तुमने हाथ में वो टूटी जिद्दी लोहे की कुदाल पकड़ ली, फसल के लिए। वो चीख बाहर नहीं निकली, पर दिल में बिजली की तरह कड़ी। तुमने आसमान में उस काला जुब्बा पहने बंदे की तरफ निशाना लगाया, वैसे ही पोस्चर जो तुमने हजारों बार खेत में अपनाई थी, खूंटी गाड़ने जैसी। फिर पूरी ताकत से कुदाल फेंक दी। ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, ना कोई डिवाइन पावर, सिर्फ एक रॉ सीधी बेशरम ताकत। कुदाल छोड़ते ही सामने का हिस्सा टर की आवाज के साथ वैक्यूम बन गया। हवा इतनी तेज कंप्रेस हुई कि एक सफेद ड्राफ्टेबल स्पेस टायर दिखने लगा। जहां भी वो वेव गई, श्वनमिंग का मुंह खुला रह गया। उसकी कीमती सोतयन लुपान एक भी पलक नहीं झप पाई। उस रॉ वेव ने उसे क्रैक क्रैक किया और पूरा चक्रा टूट गया। धर के टुकड़े आसमान में बिखर गए। श्वनमिंग के मुंह से खून निकला, चेहरा बिल्कुल हिला। नहीं हो सकता,
ये क्या चीज है? उसकी बात अधूरी रही। वो वेव उसे निगल गई। कोई धमाका नहीं, कोई आह नहीं। वो आधा पहाड़ के साथ राख से भी बारीक, दुनिया से बिल्कुल मिटा दिया गया। मारते वक्त उसकी बस एक आखिरी स्पिरिचुअल थॉट थी, ये कौन सा लॉ है? तुम खेत के किनारे खड़े थे, हाथ में कुदाल क्रैक से टूट गई। तुमने वो आधा पहाड़ देखा, कटी जगह जैसे शीशे जैसी स्मूथ थी। सर खुजाया, टूटा हुआ कुदाल एक तरफ फेंक दिया और बोला, कौन सा लॉ? कोई लॉ नहीं, बस दम बड़ा है। इतना कह के तुमने आसमान की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। झुक के वापस खेत में गई, राख में हाथ लगा दिया। और बहुत मुश्किल से आधा नजिया दाना मिल पाया। तुमने एक ठंडी सांस ली, वो आधा दाना संभाल के घास की झोंपड़ी में ले आए। यार, पहाड़ आधा काट दिया, लेकिन ये ज्यादा जरूरी लग रहा है मुझे कल के खाने से। पर आसमान में सब कुछ देख चुके किंगयुन सेक्ट के ताइशांग एल्डर का पूरा जिस्म कांप रहा था। वो डर के नहीं कांप रहा था, इतनी बड़ी बात देख के शॉक हो गए थे। उन्हें याद आया सेक्ट का एक हजारों साल पुराना किस्सा। किन्यून सेक्ट के पहले फाउंडर एक्चुअली कोई स्पेल यूजर नहीं थे। वो एक बॉडी कल्टिवेटर थे जो काफी पहले से खत्म समझे जाते थे। कहा जाता था वो फ्लाई नहीं गए थे, बल्कि कॉमन इंसान बनने के भेस में दुनिया में रह रहे हैं। और अभी जो ताइशांग एल्डर ने देखा, एक ही बार में कॉज इफेक्ट लॉ वेपन तोड़ दिया, स्पेस फाड़ दिया सिर्फ रॉ पावर से, ये कोई और हो ही नहीं सकता। वो कांपते हाथ से ट्रांसमिशन जेड स्लिप निकाल के पूरी ताकत से बोला, सेक्ट मास्टर को बताओ हमारे सेक्ट के लेजेंडरी एंसेस्टर जग गए हैं। इतना बोलते ही वो एक्साइटमेंट में आसमान से धड़म नीचे गिर गए। और घास की झोपड़ी में तुम उस आधे दाने को देख रहे थे। एक ही सवाल दिमाग में, क्या इतने चावल में एक वक्त पकता है? जल्द ही सेक्ट मास्टर चूतियान को अपने 12 फेंग लॉर्ड्स के साथ सीन पर पहुंचा। जब इन्होंने उस कटी पहाड़ को देखा, सब चुप। डनटॉप फेंगलॉर्ड का चेहरा साफ हो गया। लिएयांग फेंगलॉर्ड ने हाथ से एनर्जी चेक की, खड़े रहने में तकलीफ हुई। कटी जगह पर कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, कोई स्पेल एनर्जी नहीं, सिर्फ एक ब्रूटल, सब कुछ खत्म करने वाली रॉ पावर। और स्पेस लॉ की दरारें अभी भी ठीक नहीं हुई थीं। ये कोई युआन यिंग लेवल से संभव नहीं। ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही ताकत से सब कुछ टूटा। चूतियान को ने गहरी सांस ली, फिर नज़र तेरी खेत की तरफ गई। वो प्लॉट जो एक्सप्लोजन और लॉ वेपन के ठीक बीच में था, बिल्कुल ठीक थी। खेत की मिट्टी का रंग गहरे काला हो गया था और स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी घनी थी। एक्सट्रीम ग्रेट स्पिरिचुअल सॉयल। एक फेंग लॉर्ड ने जमीन छू के चीख मार दी। ये तो एक्सट्रीम ग्रेट से भी 10 गुना बेहतर है। इस मिट्टी में स्पिरिट हर्ब्स लगाओ तो 100 साल में एक बार पकती है। सबकी रूह कांप गई। एंसेस्टर ने हाथ तब रखा था जब यहां खड़े थे, अपनी फसल बचाई और बिना इरादे के उस मिट्टी को ये सुप्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। एक सोच में प्रोटेक्ट किया, एक गुस्से में युआन यिंग हराया। यही है एक रियल लेजेंड का अंदाज। चू तियानकुओ ने तुरंत हुक्म दिया, आज की सब बात हाईएस्ट सीक्रेट है। किसने बताया? उसकी कल्टीवेशन खत्म, सेट से बाहर। ये जगह एंसेस्ट्रल ग्राउंड है, कोई नहीं आएगा। पूरा सेट इस बंदे की खामोशी में निगहबानी करेगा। पूरे किंगयुन सेक्ट को एक इंसान की वजह से हाईएस्ट अलर्ट पर रख दिया और तुम बिल्कुल खबर नहीं। झोपड़ी में आराम से सोए। सुबह उठ के खाली खेत देखा, दिल टूटा हुआ, पर जल्दी संभाले। खेत खत्म हुआ, दोबारा बोलूंगा। जिंदगी है तो खाना भी चाहिए। तुम दीवार के कोने में गए, एक ढीली ईंट उठाई। नीचे एक छोटी सी जगह थी, उसमें 3 चमकते हुए दाने रखे थे, जैसे सोने से बनाए हों। ये 3 साल पहले की बात थी। तुमने आधे पराठे के बदले एक भूखते बूढ़े किसान से ये बीज लिए थे। बूढ़े ने कहा था, ये एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन टूथ राइस के बीज हैं। एक दाना आदमी की जिंदगी बदल सकता है। तब तुमने हंसा था, पर बीज का लुक इतना उम्दा था कि संभाल के रख लिया। अब इसी पर सब उम्मीद थी। तुम खेत पर आए, मिट्टी इतनी काली और सॉफ्ट थी। एक मुट्ठी पकड़ी, अजीब सी ताजगी और भारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी। तुमने कुछ सोचा नहीं, काल्स की लड़ाई में मिट्टी खाद बन गई होगी। तुमने ध्यान से 3 छोटे गड्ढे खोदे, तीनों दाने जमीन में संभाले और पानी दिया। इस बार वाकई दिल को सुकून मिला, पर सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। एक आवाज ने सुबह की शांति तोड़ दी। ए लिनफान, कल कैसे नहीं मरा? नजर उठाई, वांगटेंग। ये ली जीशी का भांजा था। झूझी, पहले लेवल का कल्टिवेटर, अपने चाचा की मदद से बाहरी डिसाइपल्स पर राजा बना घूमता था। पर वो तुम्हारे पास नहीं, मिट्टी देख रहा था। आंखें चमक उठीं। क्या जमीन है? वो हंसा और तुम्हारी तरफ आधी लोअर ग्रेड स्पिरिचुअल आइटम फेंकी। तेरे जैसा बेकार आदमी, ये जमीन अब मेरी। ये आधी आइटम तेरी शिफ्टिंग फी समझ।
तुमने जमीन पर वो आइटम नहीं देखा, सीधा बोला, वांग शिक्ष्योंग, ये जमीन सेक्ट ने मुझे दी है और मैंने अभी बीज लगाए हैं। वांग तेंग ने हंस के पैर उठाया और तेरी नई बुआई वाली जमीन पे धड़ से मारा, फिर जूते से उस जगह एक बार घुमा के उठाया। जूते की नीचे एक चमकदा सोना सा निशान। तेरी पहली गोल्डन ड्रैगन टूथ की बीज खत्म हो गई। तेरी बॉडी एक पल को सर्द पड़ गई। वांगटंग ने तुझे ऊपर से नीचे देखा। मुस्कुराहट में जुल्म था। एक आम इंसान इतनी अच्छी जमीन का हकदार नहीं। अपना बेकार भीख लेके निकल जा। तुमने आहिस्ता अपने हाथ की मिट्टी झाड़ी। चेहरा ना गुस्सा ना घबराहट, बिल्कुल ठंडा जैसे पानी। फिर तुमने आंख उठाई, उसके जूते के नीचे उस सोने जैसी दाग को देखा और धीमे से एक सवाल पूछा, पता है ये बीज मैंने 3 साल में इकट्ठी की थी। वांगटैंग की हिम्मत जरा सी हिली, फिर शर्माहट एंगर में बदल गई। फुर्र तलवार निकाली और तेरी तरफ डर के घुमाया, जिसमें आग सी लपटें, 3 फीट ऊंची लहरें। वांगटैंग के पीछे वाले सब खुश। लीहू शॉट टेक्निक, ये तो गया। गीली आग की वेव सामने आई। तुमने आंखें जरा सी घुमाई, फिर तुमने सीधा दायां हाथ उठाया वांगटैंग के उस चट्टर चेहरा की तरफ। एक नॉर्मल सा थप्पड़ मारा, जैसे एक मुश्किल मक्खी को हटाओ, पर हाथ हिलते ही सामने की हवा उस पल के लिए कंप्रेस हो गई। एक आधा चांद शेप का सफेद वॉल बन गया। वांगटैंग का सबसे फैंसी आग का सोर्ड स्किल उस वॉल से टकराया। कोई आवाज तक नहीं आई, सीधा बुझ गया। वांगटैंग के मुंह की सिली मुस्कुराहट वहीं रुक गई। अगला पल चपाट। वो आवाज इतनी साफ थी जैसे आसमान से बिजली गिरी। पूरा भारी सेक्ट एक पल को खामोश लग रहा था। वांगटैंग का चेहरा तुम्हारे हाथ को छूने के पल बेशुमार दब से गिर गया। फिर एक भारी एनर्जी वेव उससे फूटी, सफेद हवा की रिंग बनी और उसके पीछे के सब जातिर उड़ गए। वांगटैंग खुद एक चीख भी नहीं मार सका। एक काली ढाल की तरह एक लंबी सफेद टेल छोड़ के किंग युन सेक्ट के इनर सेक्शन की तरफ सीधा गया। एक पल में आंखों से ओझल, उसके साथ ही गिरते उठते फिर होशियार। एक ने कांपते से पूछा, अभी क्या उड़ा के गया? किसी ने जवाब नहीं दिया। तुमने हाथ झाड़ा, जैसे कोई गंदगी हटाई, फिर पलट के नीचे झुके और वो दबी हुई गोल्डन ड्रैगन टूथ की आधी सी बची हुई धूल उठाई। सोना रंग जमीन से मिली मिट्टी में मिलाई। जान कम पर बची थी। एक ठंड सांस और फिर से ध्यान से जमीन में दबाई। मरा हुआ घोड़ा भी कोशिश करते हैं। तुम्हारे लिए वांग शिक्ष्योंग से ज्यादा वो आधा दाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और 10 कोस दूर इनर सेक्ट का बड़ा दरबार। चूथियानको और 12 फेंगलॉर्ड्स एंसेस्ट्रल ग्राउंड का प्लान सोच रहे थे। जमीन किसी भी हाल में रेस्ट्रिक्टेड जोन होगी। गोल्ड कोर एल्डा बारी से गार्ड करेगा। एंसेस्टर की रेडुलन कल्टीवेशन में खलल नहीं होनी चाहिए। तब अचानक दरबार के बीच में थुद एक भारी धमाका। पूरा दरबार हिल गया। सबने तैयार होकर स्पिरिचुअल पावर छेद दी। फिर सबके सब रुक गए। दरबार के बीच में बड़ा नाग वाली कॉलम। उसमें एक इंसान चपाक से चिपका हुआ था, हाथ पैर फैलाए, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे डाल दिया हो। वो कांपते कांपते जिंदा था, मुश्किल से सांस ले रहा था। कपड़ों से पहचाना, जाओ एल्डर का भांजा वांगटेंग। जाओ वूजी ने एक नज़र डाली, सीधा स्पिरिचुअल सेंस से 10 कोस दूर उस खेत पर फोकस गया। अगला पल जाओ वूजी की चीख ने पूरे बाहरी सेक्ट को झंझना दिया। कौन सा जानवर मेरे आदमी को हाथ लगाया? आज मैं तुझे आत्मा समेट मिटा दूंगा। बोलता ही बोलता वो एक सोने की रोशनी बनके तुम्हारी छोटी सी झोपड़ी की तरफ सीधा आया। तुमने अभी आधे दाने को पानी दिया था, ऊपर से गरज आई तो माथा थोड़ा सा हिला। तुमने आसमान में बारने वाली रोशनी देखी, सर थोड़ा बड़ा लगा। फिर एक और, तुमने हाथ छाड़ा, भौहें टंग। यार, ये लोग सीधा खेती करने देंगे या नहीं? बूम, सोने की रोशनी बदल फड़ के एक सूरज सा गिरता हुआ सीधा तुम्हारी खेत के ऊपर। आने वाले थे जाओ वूजी, सीनियर लॉ एल्डर, आंखें लाल, किलिंग इंटेंट बिल्कुल विजिबल। अभी वो सीधा उतरे भी नहीं थे कि तुम्हारी वो आधी बनी हुई झोपड़ी पहले मार खा गई। कड़क कड़क लकड़ी टूटी, पूरी झोपड़ी आधे सेकंड में खत्म। आसपास के पेड़ भी टूट गए, जमीन पर दरारें फैली, पर तुम वहीं खड़े थे, नीचे अपनी नई बुआई की तरफ देख रहे थे। जाओवूजी ने स्पिरिचुअल सेंस स्कैन किया। तुम खोखे हो, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं, कल्टीवेट का कोई निशान नहीं, सच में आम इंसान। पर इसी आम इंसान ने उसके जूजी 7 भांजी को मारा। पहले एक पल शौक, फिर आंखों में लालच आ गया। दिमाग में एक ही स्टोरी फिट बैठा। कोई छुपा हुआ वेपन है, और ऐसा जो उसकी गोल्ड कोर स्पिरिचुअल सेंस भी नहीं पकड़ सकती।
जाओवूजी तुम्हारी तरफ देखा। गुस्सा की जगह एक खूनी मुस्कुराहट आई। एक आम इंसान वांगतेंग को कैसे मार सकता है? वो वेपन दे दो और शायद पूरा जिस्म रखने दो। तुमने एक नजर दिया, फिर नीचे तेरी 2 और आधी बीजों को देखा। दिल में बस एक ख्याल, ये कल्टीवेटर्स दिमाग सही रखते हैं या नहीं? जवाब नहीं दिया। जाओवूजी ने भी वेट नहीं किया। सीधा एक लाल आरी निकाली, जमीन पर फेंकी। ज्यूलोंग ली हुओ फॉर्मेशन। एक चमकता लाल डोम तुम्हारे ऊपर आ गिरा और उस डोम के अंदर 9 फायर ड्रैगन्स उगे, 100 मीटर ऊंची, गर्ज से भरे, आग से भरी, चारों तरफ लिपट गए। गर्मी इतनी के एक एक तह जमीन जाली, हवा भी टेढ़ी हो गई। बाहर से देख रहे बाहरी सेक्ट डिसाइपल्स, जाओ एल्डर पूरे इंसान और खेत को कांच बनाने वाला है। एक बाहरी डिसाइपल के लिए इतना। और तुमने उनकी परवाह नहीं की। नाग आए, सीधा तुमने पलट के अपनी 3 दानों वाली जगह को पीठ से ढांक लिया। इतनी आग कहीं बीज भाप ना बन जाए। पर नाग करीब आने लगे, आग का दरिया। तुम्हारे सर के बाल भी झड़ने वाले थे। तुमने बार बार सहा, तब भी पैर थोड़ा सा उछल गए। ये लोग कब खत्म होंगे? पहले फसल जलाई, बीज कूड़ा, और अब जमीन समेट जलाना चाहते हैं। जब 9 नाग एक साथ तुम्हारी तरफ लपट के, तुमने सर उठा के आंखें बिल्कुल साफ कर लिया। बस तुमने उस जगह की हिफाजत छोड़ी, सीधा खड़े हो गए, पांव दूरी फासले पर, दोनों हाथ आहिस्ता उठाए। एक कॉमन सा जेस्चर, जैसे हाथ बजाओगे। इसी वक्त इनर सेक्ट के बड़े दरबार में चूतियान को और 12 फेंग लॉर्ड्स अपनी बात कर रहे थे, जब अचानक सबके सबका रंग उड़ गया, जैसे दिल को किसी ने दबा लिया। एक ऐसा खत्म होने का एहसास जो किसी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं आया, कोई लॉ से नहीं आया, पर एक शुद्ध, पूरी ताकत वाली, मिटा देने वाली वेव बाहरी सेक्ट की एंसेस्ट्रल ग्राउंड से आ रही थी। ये स्पिरिचुअल पावर नहीं, ये लॉ नहीं, ये कोई जानी हुई एबिलिटी भी नहीं। ये एक ऐसी रॉ फोर्स है जो सब कुछ मिटा दे। चूत यानको का सर झंझनाया। जाओवूजी उस बेवकूफ ने, पर तब तक देर हो चुकी थी। झोपड़ी के खंडे के सामने तुमने हाथ जोड़े। थपक। ना रोशनी, ना बिजली, ना कोई दिखावा, सिर्फ एक सफेद हवा की रिंग तुमसे शुरू होकर खामोशी से फैली। अगला पल वो 9 नाग जो अभी पूरा आसमान जला रहे थे, जैसे 9 मोमबत्तियां हवा ने फूंक मारी, एक साथ बुझ गए। फिर सफेद रिंग उस ज्यूलिंग लिहो फॉर्मेशन से टकराई। करक करक करक, डोम शीशा बनके टूट गया। जाओवूजी का चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था। तब वो खत्म करने वाली ताकत उस फॉर्मेशन से पलट के उसकी तरफ आई। नहीं हो सकता। भूम, आरी हवाई हो गई। जाओवूजी के मुंह से खून निकला, कवरिंग आर्मर धूल, बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी बिगड़ी और धड़ाम जमीन पर गिरा। आधा नीचे दब गया, स्मोक गया, वो आधा गड़ा, हिला भी नहीं सकता। स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म। पर आंखों में जो था वो तकलीफ से भी ज्यादा डरावना था। वो डाव हाथ टूटा हुआ नजर आया। अगला पल चूतियान कोर की पीठ से ठंडा पसीना बह गया जैसे नाला। बाकी लोग नहीं समझे, पर उसे पूरा दिखा। तुमने हाथ नहीं बजाया था, तुमने एब्सोल्यूट पावर की लॉ चलाई थी। स्पेस डिस्टॉर्शन हटाई, रूल्स तोड़ के सीधा एक ब्रोकन लॉ जोन बना दी। एक धक्का, फायर फॉर्मेशन बुझा दी। एक थप्पड़, गोल्ड कोर एल्डर उड़ गया। ये कोई और हो ही नहीं सकता, सिर्फ एंसेस्टर ही हो सकते हैं। और जाओवूजी जैसे बेवकूफ ने उसे सच में टकरा लिया। चुतियान को उन्हें उठा भी नहीं, सीधा धड़ तुम्हारे सामने घास पर घुटने टेके। घुटने से जमीन में 2 गड्ढा है, माथा मिट्टी में लगा, आवाज कांप रही थी। जूनियर्स ने गलती की, आपकी शांति में खलल दिया। हम मारने के लायक हैं, कृपया एंसेस्टर माफ करो, बाकी सेक्ट को बचाओ। उसके पीछे 12 फेंगलॉर्ड्स भी घुटने टेक गए। कृपया एंसेस्टर गुस्सा शांत करो। बाहरी डिसाइपल्स ये सब देख के बिल्कुल स्टोन हो गए। सेक्ट मास्टर और फेंगलॉर्ड्स तुम्हारे सामने सर नीचे। और तुम भी अकबका गए। तुमने नीचे घुटने टेके, सबको देखा, फिर अपना थोड़ा सा साध हुआ हाथ देखा। मैं तो बस गर्मी फील करके हाथ चला रहा था, क्या मुझे पैसा भरना पड़ेगा? एक जुमले ने चूतियान खो को और झुका दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओवूजी की गलती थी, वो तो था ही मारने के लायक। और फिर उसने पूरी सिंसेरिटी से डील रख दी। एंसेस्टर, अगर आप यहाँ रहना चाहें तो मैं इन्हें सेक्ट का तियानी स्पिरिट गार्डन पेश करता हूँ। वो हमारी सेक्ट की बेस्ट स्पिरिचुअल फार्मलैंड है। हजारों साल का डिवाइन स्प्रिंग, स्पिरिचुअल एनर्जी 100 गुना ज्यादा, और खाना भी इंक्लूडेड, कोई आने भी नहीं पाएगा।
तुम शुरू में इनकार करने वाले थे। बेस्ट स्पिरिचुअल फार्मलैंड, डिवाइन स्प्रिंग, खाना इंक्लूडेड, ये सुन के आंखें सीधा चमक गईं। अच्छी जमीन मतलब अच्छी फसल मतलब खाना, खाना। तुमने सीधा एक प्यारी सी मुस्कुराहट छोड़ दी। चू तियानकुओं का कंधा दबाया। पहले यही बोलते, चल भाई चलते हैं। फिर पूरे सेक्ट के हैरान आंखों के सामने तुमने टूटा हुआ कुदाल उठाया और सेक्ट मास्टर के साथ अकड़बाज होके इनर सेक्ट में घुस गए। उस दिन से चिंगयुन सेक्ट का आसमान बदल गया। टियानी स्पिरिट जोन बादलों के ऊपर टिका हुआ था, सेक्ट का स्पिरिचुअल वेन का सोर्स। तुमने कदम रखा, आंखें आसमान, पाँव के नीचे मिट्टी सोने लाल थी, प्यारी नरम, हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी घुली हुई। एक मुट्ठी उठाओ तो रोशनी निकलती। पास में एक साफ स्प्रिंग दीवार से ताज़ा गिरता था, स्पिरिचुअल एनर्जी भीतर भरपूर। कल्टिवेटर्स के लिए पीता जगह। तुमने बिना सोचे बैठ के मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और नाक से सूंघी, फिर उंगलियों में मसी की। पूरी दुनिया में पहली बार सच्ची खुशी थी। सच में अच्छा है, मिट्टी ढीली, ऑर्गेनिक मैटर भरपूर, स्पिरिचुअल बैलेंस, ये है असली जमीन। पास में चूटियानको के सर के रोने छूट गए। स्पिरिचुअल बैलेंस, क्या ये कोई पुरानी डिवाइन सेइंग है? आसमान की क्लैरिटी, धरती की स्पिरिट, इंसान का ज्ञान, तीनों को मिलाए। उसने सिद्ध में जड़े स्लिप पे ये लिखा और सोचने लगा अंदर से, पर तुमने एक नज़र दिया, फिर से बीमार पड़ गए। फिर तुमने वो डिवाइन स्प्रिंग का पानी चख लिया, ज़्यादा टेस्टी था। ट्रेस एलिमेंट्स भी सही हैं, खेत को पानी देने के लिए परफेक्ट। चूटियानको ने देखा, मूड ठीक है, तो एक स्टोर पाउच जमीन पर रखा। अंदर द सेक्ट के हाईएस्ट लेवल डिवाइन हर्ब्स और फ्रूट्स, 10,000 ईयर ब्लड जेड जिनसेंग, 9 लीफ सेलेस्ट्रियल ग्रास, ड्रैगन ब्लड फ्रूट, श्वन स्पिरिट जी। एक भी बाहरी की दुनिया में मिलना कभी पॉसिबल नहीं, पर तुमने नीचे देखा, आंखें अभी से भी ज्यादा चमकी। ये तो उम्दा ऑर्गेनिक खाद है। ये ब्लड जेड जिनसेंग, पानी वाला, क्रश करके फर्मेंट करो, टॉप क्लास लिक्विड फर्टिलाइजर बनेगा। ये 9 लीफ सेलेस्ट्रियल ग्रास भी 5 ट्रेस एलिमेंट्स भरी हैं। तुमने सब उठाए। चूतियान को दिल में डांटते रहे, पर मुस्कुराते रहे। बिल्कुल सही, जरूर जरूर। जल्द ही वो आहिस्ता से निकल गए और अपने आप टियानी पीक के आसपास 10 कोस रिस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दी। स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर गार्ड पे कोई नहीं आएगा, एंसेस्टर को डिस्टर्ब नहीं करना। और तुमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। रात को ही वो सब प्राइसलेस सेक्ट ट्रेजर्स निकाले, टूटे खुदाल से चॉप चॉप करके काट लिया, पर्पल गोल्ड स्प्रिंग वाटर और मिट्टी मिला के एक बड़ी सी ढेर बना ली, जिसमें डिवाइन स्मेल और डिवाइन ग्लो थी। कुछ दिन में ये सही खाद बन जाएगी। फिर तुमने जमीन ढील करने लगी। ये मिट्टी अच्छी थी, पर ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से थोड़ी कॉम्पैक्ट थी। एक कुदाल मारा, पूरा तियानी पीक हिल गया। लियायांग फेंगलॉर्ड अंदर कल्टीवेशन ब्रेक कर रहा था। उस एक झटके से उसकी तैयार होती स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा बिखर गई, खून आ गया। दूसरी कुदाल, इनर सेक्ट के दास से ज्यादा एल्डर्स के रंग उड़ गए। तीसरी, चौथी, पूरा इनर सेक्ट छोटी अर्थक्वेक जैसे कांपता रहा। पर सब ने स्पिरिचुअल सेंस से देखा, वो रिस्ट्रिक्टेड एंसेस्टर जोन से आ रहा है, और एक एक ने जो कुछ कहना था अंदर ही रख लिया, गाली भी अंदर। उसी वक्त होली सन्स चेंबर का बंद दरवाजा धूम से खुल गया। तलवार की रोशनी आसमान में गई। आधे इनर सेक्ट की तलवारें भी साथ घूम गईं। सफ़ेद कपड़ों में एक जवान गोल्ड कोर ग्रैंड परफेक्शन का एनर्जी लेके निकला। ये था चूतियांग जाओ, सेक्ट मास्टर का बेटा, क्यों योन का पहला जीनियस। पर अभी बाहर आया ही था कि पता चला उसकी अपनी तियानी स्पिरिट गार्डन किसी ने ले ली, और लेने वाला एक आम इंसान था। तियांग जाओ की होंठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई। अच्छा, तो कोई है जो जीना नहीं चाहता। जल्द ही वो सबसे बड़े हॉल में घुसा। चू तियांकुओ और 12 फेंगलॉर्ड्स लिन फैमिली के 3 शब्द लेके कुछ समझ रहे थे। बाबा, तियांग जाओ दरवाजे पर रुका, आवाज में ठंड थी। एक आम इंसान को एंसेस्टर क्यों कह रहे हो? चूतियान कोर का चेहरा एकदम बदल गया। वो इंसान बहुत खास है, पूछो मत, छेड़ो मत। पर जितना रोका टियांग जियाओ को उतना ही पागलपन लगा। एक आम इंसान इतना क्यों? वो मेरी जमीन में क्यों है? उसने सुना नहीं, घुमा के सीधा चला, एक ही बात छोड़ के। कल यनवू टूर्नामेंट है, मैं खुद जाके देखूंगा आखिर कौन सा इंसान था कि मेरे बाबा सर झुका के मिलते हैं। चूतियान कोर ने बेटे की पीठ देखी, चेहरा नीला पड़ गया। जानता था मुसीबत आई। दूसरे दिन यानवू टूर्नामेंट हुआ। चूतियांको ने तुम्हें बहुत ही इज्जत के साथ बुलवाया,
सीधा सबसे ऊंची जगह, सबसे अच्छा व्यू, सबसे बड़ी बकरी। तुम आना नहीं चाहते थे, पर ऊपर मीठा था, बेर थे, कुरकुरे थे। तुम ठीक होके बैठ गए। नीचे सब डिसाइपल्स मजे से लड़ रहे थे, तुम अंदाज में झूम रहे थे, हाथ में बेर उठा के चबाते जप जप। फिर तियांगजाओ की बारी आई। सफ़ेद कपड़े, एक एरो, दुश्मन गॉन। नीचे सब चिल्लाए, होली सॉन का जवाब नहीं, पर उसने उन्हें सुना तक नहीं। अगला पल उसने सर उठा के देखा। 1000 मीटर दूर से उसकी नज़र सीधी मेन स्टेज पर एक बिल्कुल आम इंसान पर टिकी। वो वहां बैठने के लायक भी नहीं था। पूरे मैदान में एकदम खामोशी छा गई। चूतियान को का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो अपनी कुर्सी से उछलने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त बड़े बुजुर्ग ने हाथ उठाकर उसे रोका और धीरे मुस्कुराते हुए बोला, सेक्ट मास्टर, इतना घबराओ मत। अगर कोई बड़ा आके छोटों को सिखाए तो यही तो अच्छा है। चूतियान को के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। ये सब बेवकूफ़ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, पर तुझे कुछ पता नहीं था। तू बस बीज खा रहा था, थोड़ा सा भौंक के। आज के बीज थोड़े ज्यादा नमकीन हैं, अगले बार नमक कम डालना चाहिए। ये बेपरवाही चू तियांजाओ की नज़र में सीधा अपमान था। वो बर्दाश्त न कर सकी और सीधा मेन स्टेज पर कूद पड़ी। तलवार निकाली, एक तेज धार तेरी कान के पास से गुजरी और पीछे रखे हानियों को 2 टुकड़ों में काट दिया। अब तुझसे बात करती हूँ। चू तियांजाओ तलवार थमे खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े लहरा रहे थे। नज़र ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान को देख रही हो। तू बीज खाना बंद करता है, डर की वजह से नहीं, बल्कि झुंझुनाहट की वजह से। ये लड़का सच में बहुत शोर करता है। चू तियांजाओ ने तेरी नज़र देखी तो उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। अगले पल उसने जिनदान की पूरी शक्ति बाहर छोड़ दी, साथ ही भ्रम तलवार की ताकत भी फैलने लगी। मेरे भ्रम की तलवार के आगे हार जाना तेरी किस्मत है। ये कहते ही उसकी सिलवट ढीली पड़ी। 1, 10, 100, 1000, 10,000। पल भर में अनगिनत तलवारों के साए पूरे स्टेज पर छा गए। हर एक इतनी तेज जैसे रूह को चीरना चाहती हो। मिलकर तूने बाहर निकलने की सारी राहें बंद कर दी। नीचे खड़े शागिर्द हक्के बक्के रह गए, यहाँ तक कि बुजुर्ग और सेक्ट मास्टर का रंग भी उड़ गया। कानून की ताकत, होली सन ने पहले से ही उसे छू लिया था। बड़े बुजुर्ग भी इसे देख के दूर रहते, पर तू इन हजारों झूमती तलवारों को देख के सिर्फ यही सोचता है। आंखें दुख रही हैं, जैसे कोई बड़ा बल्ब जल रहा हो। तू पहले झुक के अपनी बीच वाली थाली बचाता है, फिर सर उठा के एक ठंडी सांस लेते हुए बोलता है, बात ही नहीं हो सकती। चू तियांजाओ की आवाज़ बर्फ सी थी। अभी झुक जा, फिर यहाँ से निकल जा, मैं तेरी इज्जत बचा लूंगी। तू उसे जवाब नहीं देता। थाली से एक भीगी हुई बीज का छिलका उठाता है, अंगूठे और बीज की उंगली के बीच थमा लेता है। एक बिल्कुल आम सा काम, लेकिन बीज का छिलका। एक पल के लिए आसपास की जगह 1 इंच से भी कम में हल्की सी दब गई, फिर वो गायब हो गया। एक ऐसी रोशनी जो किसी की भी नज़र से छूट जाए, सीधा हवा चीरता हुआ उन सब तलवारों के बीच से गुजरा। ये तलवारें जो अभी इतराती थीं, उस रोशनी के रास्ते में टूट के बिखर गईं, जैसे किसी बड़े नियम ने उनका वजूद ही मिटा दिया। चू तियांजाओ के चेहरे पर अभी भी घमंड था, पर उसे खतरों का एहसास हो गया। रोकने या हटने का मौका ही नहीं मिला। एक हल्की सी आवाज़, और वो रोशनी सीधी उसके माथे के पास से गुजरी। अगले ही पल एक डरा देने वाली ताकत उसके सर के ऊपर फूट पड़ी। चू तियांजाओ को किसी अनदेखी ताकतवर हथौड़ी ने सीधा मारा हो जैसे। बदन की रक्षा करने वाली तलवार की ढाल पल भर में चूर चूर हो गई। वो स्टेज से 10 गुना ज्यादा तेजी से उल्टा उड़ता गया। धूम, पूरा अरीना पार करता हुआ 1000 गज ऊंची उस काली लोहे की चट्टान में जा धंसा। सफेद कपड़े टूटे, बाल बिखर गए, दोनों बाहें और दोनों पैर निहत्ते झूल रहे थे। पूरे मैदान में एकदम चुप। सब ठहर गए। सबने चट्टान पर उस सफ़ेद बिंदी को देखा, फिर स्टेज पर आराम से बैठने वाले को। दिमाग बिल्कुल खाली। सबसे पहले भागे बड़े बुजुर्ग। गुस्से में चिल्लाते हुए चट्टान के पास गए, चू तियांजाओ को खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जिस चीज़ ने उसे चट्टान में ठोका था, वो थी एक बीज का छिलका जो जल के काला हो चुका था। बुजुर्ग का गुस्सा धीरे धीरे टूट गया। सिर्फ गहरी डर और हैरानी बची। उसकी आत्मा भी हिल गई। दूसरी तरफ चू तियांको की खुशी का ठिकाना न था। हाँ, यही चाहिए था। एक बीज के छिलके से होली सन की तलवार तोड़ना और उसे 1000 गज ऊंची चट्टान पर थोक देना, यही असली बुजुर्ग का अंदाज है। उसने सही दाम लगाया था। पर तुझे कोई जोश नहीं। तू अपने हाथ के बीज झाड़ते हुए उठता है, नीचे लोगों की भीड़ को एक बार देखकर बोलता है, आगे से ऐसा तमाशा दिखाने के लिए मुझे मत बुलाना, बहुत शोर होता है। बस इतना कह के तू कंधे पर टूटा हुआ कुदाल उठाता है और वापस मुड़ता है। अभी जमीन को पानी देना बाकी है। लेकिन तभी तेरी चाल रुक जाती है।
सिर्फ तेरी नहीं, पूरे क्यूनियन सेक्ट के लोगों को एक साथ अंदर तक ढांसते एक शीतल और अपशगुनी एहसास ने घेर लिया। सबने सर उठा के देखा। आसमान, जो अभी साफ था, कब का गहरी लाल बदलियों में डूब चुका था। लहू जैसी घुमरती परतों से एक घुटने वाली मुर्दानी बू और नफरत भरी चेतना उतर आई। एक तेज कान काटने वाला हासा उन बदलियों से आया। अगले पल बदली चीरी। 1, 10, 100 से ज्यादा जहाज अनगिनत सफेद हड्डियों से जुड़े काली हवा में लिपटे लहू वाली बदलियों से धीरे धीरे बाहर आए, पूरे आसमान को दबा दिया। फिर एक कटार भरी आवाज गूंजी, किंग यून सेक्ट के लोगों, मरने की तैयारी करो। हमारे सेक्ट मास्टर के हुक्म से आज तुम्हारा अंत है। ब्लड डीमन सेक्ट आ चुका है। लहू की बदली नीचे आई तो साफ हो गया, ये लोग सिर्फ आए नहीं, तबाही लाए हैं। 100 से ज्यादा हड्डियों से बनी जहाज लहू की उबलती बदलियों में से एक के बाद एक बाहर आते गए। जहाजीन के आगे भयंकर मुखों की मूर्तियां थीं, खाली आंखों से चिंग्यून सेक्ट को ताड़ते, जैसे भूखे भेड़िए ने शिकार का सुराग पा लिया हो। अगले ही पल ब्लड डीमन सेक्ट ने आधी बात भी नहीं की। बूम! मुख्य जहाज से एक मोटी, पहाड़ सी गिरने जैसी लहू की रोशनी की लहर सीधी चिंग्यून सेक्ट के दरवाजे पर आई। सेक्ट मास्टर चुतियान को आंखें फाड़ के लगभग चिल्लाते हुए पहाड़ की रक्षा की ढाल उठाता है। नीली रोशनी का पर्दा आसमान तक उठा और सेक्ट के दरवाजे को ढक लेता है। फिर भी जब वो चोट पड़ी तो पूरा क्यूनियन सेक्ट हिला, जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। पहाड़ हिले, जमीन कांपी, काफी भारी शागिर्द झटके से गिर गए। और यहां से और बुरा हुआ, रोशनी का पर्दा आधा दब गया। फिर बडलियों से ठंड भरी हंसी आई। ब्लड डीमन सेक्ट के लोगों ने राज उगला। क्यूनियन सेक्ट की रक्षा ढाल 3000 साल पहले से हमारी थी। उसकी आंख में लहू बालू छिपाया गया है। आज का दिन। बात पूरी भी नहीं हुई कि 100 जहाजियों ने एक साथ हमला बोला। लहू की रोशनी की लहरें कयामत के तारों की तरह गिरीं। नीली रोशनी पर दरारें आने लगीं। पूरा सेक्ट एक पल में अफरा तफरी में आ गया। शागिर्द घबराकर भागने लगे, पर सर के ऊपर चारों तरफ सब रास्ते बंद थे। कोई रोता, कोई हार मानता, कोई पूरी तरह टूट चुका था। बड़े बुजुर्ग चूटियान कुओं के पास आए, चेहरा बिल्कुल सफेद, आवाज कांप रही थी। सेक्ट मास्टर, हार मान लो, लड़ते रहो तो सब बर्बाद हो जाएंगे। पर चूतियानको की आंखें लाल हो चुकी थीं। चुप! उसने बुजुर्ग को एक झटके से हटाया। खीनियन सेक्ट में सिर्फ लड़के मरने वाले सेक्ट मास्टर हैं, हार मानने वाले नहीं। फिर उसने तियानी फाओं की तरफ देखा, यही एक रास्ता था। सब यहां टिके रहो, मैं बुजुर्ग को लेने जाता हूं। चू त्यान को बहुत तेजी से आया, रास्ते में लहू की बौछार को चीरता हुआ। लेकिन त्यानी फुंग की गुफा के बाहर पहुंचा तो रुक गया। रास्ते पर 3 पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें बिल्कुल सीधी रखी थीं। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात, उन पर तिरछे अक्षरों में लिखा था, चोरी के खिलाफ। चू त्यान को उन अक्षरों को देख के चुप रहा, फिर दांत पीस के एक चट्टान पर पूरी ताकत से हाथ मारा। नतीजा, चट्टान ने 1 इंच भी नहीं हिला, उल्टा खुद का खून उलट गया, उछल के गिरने लगा। तभी उसे एहसास हुआ, ये कोई ताला या चक्रव्यूह नहीं था, ये तो तीनों बिल्कुल आम पत्थर थे, बस इतने भारी कि कोई सोच भी ना सके। चूटियानको का दिमाग भनक गया। ये दरवाज़ा बंद करने की व्यवस्था नहीं थी, ये तो बुजुर्ग ने सीधा उठा के टिक दिया था। और तुझे बाहर की किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। तो मस्त अपनी धुन में गुनगुनाते हुए एक हाथ में बड़ा लकड़ी का बकेट लिए जंगल के किनारे से पानी भर रहा था। बाहर धमाका पे धमाका, जमीन कांप रही थी। तूने आसमान की तरफ देखा और सोचा, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। ये मौसम ऐसा क्यों है? तू दोनों बकेट भर के पानी उठाता है और खेत की तरफ चल देता है। इन दिनों जो तुझे सबसे ज्यादा फक्र देने वाली चीज थी, वो कोई सेक्ट की नवाजिश या बड़ी दवाई नहीं थी, बल्कि 3 दिन में एक एक कुदाल मार के खोदा हुआ वो सिंचाई वाला नाला था। सीधा, गहराई एक जैसी, देखने में कितना सही लगता था। तू पूरी योजना बना चुका था, आज पानी डाले, कल वो आधा बीज जमीन में डाल देता। लेकिन किसी ने सोचा न था, जब तू नाले के मुंह पर पानी डालने के लिए झुका, तभी सर के ऊपर एक कटार भरी सीटी बजी। तू सीधा सर उठाता है, एक बड़ा लाल गोला सीधा टियनी फंग पर आ रहा था। बूम! तेरी कान के पास एक खतरनाक धमाका। जोर की हवा से तू उल्टा उछला, दोनों बकेट दूर जा गिरे, पानी जमीन पर बिखर गया। तू संभल के उठता है और नीचे देखता है तो रुक जाता है। तेरी 3 दिन की मेहनत से खोदा हुआ, जिस पर इतना फख्र था, वो कमाल नाला बीचों बीच एक 3 गज का
काले धुआं उगलता एक गड्ढा पड़ा था। नाला टूट गया, पानी गायब। अभी जो बकेट से लाया था वो भी उस गड्ढे में सीधा बह गया। पल भर में कुछ ना बचा। इस पल बाहर तोपों की धमक, चिल्लाने की आवाजें। तू उस गद्दे को देखता रह जाता है। चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे मिट जाती है, फिर धीरे से सर उठाता है। नज़र पूरी टियानीफंग को पार करती, रक्षा ढाल को पार करती, सीधा आसमान पर उस जहाज पर टिकी रहती है जिसके तोपों से अभी भी धुआं उठ रहा था। 3 दिन की मेहनत। तेरी आवाज़ धीमी थी, जैसे अकेले बोल रहा हो। तुम हवाबाज लोगों ने वाकई मुझे गुस्सा दिला दिया। इतना बोल के तू कुदाल या बकेट की तरफ नहीं गया, सीधा जंगल के पीछे की तरफ मुड़ता है, जहां किंग युन सेक्ट के शुरुआत से जो झनशान शिनशी था वो खड़ा था। कहते हैं 10 लाख युवेंडिंग शक्तिशाली उसे हिला भी ना पाते। ब्लड डीमन सेक्ट के जहाज में जश्न था। जिस जादूगर ने टोप गलत जगह मारी थी वो भी इनाम मांग रहा था। एकांकी कैप्टन को लगता था वो गोली पीछे की जमीन की नादी जगह पर पड़ी। खुशी में आदेश दिया, सब जहाज पूरी ताकत से पीछे की जमीन पर बिना चीने मारो। उनके हिसाब से किंग युन सेक्टर बुनकाने वाला था। कैसे खाओ ये तो बात की बात, लेकिन तभी नीचे घबराहट मच गई। कुछ भीतर के शागिर्दों ने गलती से पीछे देखा। टियानीफंग के पीछे वो ज़ेनशान शिनशी धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठता दिख रहा था। कोई आधी रोशनी नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई करनामा ही नहीं, बस सीधे उठाया जा रहा था। नीचे तो दोनों बाहें हल्के से पत्थर के आगे लाता है, दोनों पैर जमीन में धंस जाते हैं, चारों तरफ जमीन फूट के बिखर जाती है। फिर तो उस पूरी एक छोटे पहाड़ जैसी चट्टान को अपने कंधे पर उठा लेता है। देखने वाले सबके दिमाग खाली हो गए। चूटियान को भी डंग रह गया। इस पल उसने जाना क्यों वो तीनों आम पत्थर भी उससे नहीं हिले। वो साथ में थोड़े छोटे पत्थर थे। आसमान पर ब्लड डीमन सेक्ट के लोग भी देख रहे थे। पहले तो आंख फाड़ी, फिर हंसने लगे। नीचे का कीड़ा क्या कर रहा है, पत्थर उठा के हमारे ऊपर मारने की सोच रहा है। बेचारा, हंसने वाली बात है। एकांकी कैप्टन के चेहरे पर हंसी अभी पूरी तरह आई भी नहीं थी कि नीचे तू हिल चुका था। पैर जमाए, कमर मारी, पूरी ताकत एक पल में देने के लिए तैयार, सीधा थ्रोइंग पोज। अगले पल बूम, तेरे पैर के नीचे 10 गज का जमीन आधी फुट नीचे दब गई। और 10 टोन से भी ज्यादा भारी वो ज़ेनशान शिनशी हाथ छूटने के पल गायब हुआ। फिर एक आग भरी लहर लंबी पूंछ के साथ आसमान चीरता हुआ सीधा ऊपर की तरफ गया, जैसे किसी ने आसमान से नीचे आई एक उबलता पत्थर वापस ऊपर फेंक दिया। बहुत तेज, इतना तेज कि ब्लड डीमन सेक्ट के जहाज का अलार्म बजा ही था कि जहाज चलाने वाले को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। इतना तेज कि रक्षा ढाल भी अभी चली नहीं थी कि एकांकी कैप्टन का चेहरा टूट गया। बूम! कोई जादुई ताकत नहीं, सिर्फ एक सीधा टक्कर। और यही सीधापन इस धक्के को इतना भयानक बना गया। जहाज का अगला हिस्सा पल भर में अंदर को धंस गया। फिर पूरा ढांचा एक कान खोदते अंगाज में मुड़के टूटा और फिर सीधा बीच से 2 टुकड़े। मुख्य जहाज उसी वक्त बिखर गया। बहुत से जादूगर रिएक्ट करने से पहले ही टूटे जहाज के साथ आसमान में गिर गए। और भी लोग 10,000 फुट आसमान से सीधा नीचे गिरते रहे। किंग युन सेक्ट के अंदर और बाहर थड़ से गिरे। फिर कोई आवाज नहीं। आसमान में एक बड़ा खाली हिस्सा बना। तू तियानफंग पर खड़ा बिना किसी भाव के हाथ वापस खींचता है, हाथ की राख पोंछता है जैसे कोई फालतू लकड़ी फेंकी हो। तू ऊपर बाकी 99 जहाजियों को देखता है, आवाज बिल्कुल शांत। एक जहाज ने मेरा पानी उड़ाया, अब सब आए हो तो सब रुको। अगले जो मंजर था, किंग युन सेक्ट वाले पूरी जिंदगी नहीं भुलाएंगे। तो पास से एक और बड़ा और हैंडी पत्थर चुनता है, उठाता है, थामे के देखा, फिर छोड़ देता है। फिर तीसरा, चौथा, 5वां। तू अकेले एक ऐसी लड़ाई लड़ा जैसे कल्टीवेशन की दुनिया में पहले कभी नहीं हुई। कुछ 10 टन के, कुछ 100 टन के, जो भी नज़र को भाया, जमीन की रगों से सीधा उछाला और टॉप बना के आसमान पर मारा। बूम 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 बूम, एक एक चला देता पहाड़ लंबी पूंछ के साथ। जमीन से सीधा आसमान की तरफ बढ़ा, उल्टी मेटियोरों की बारिश। कोई जादुई लड़ाई नहीं, कोई महाबली टक्कर नहीं, सिर्फ शुद्ध भारी भर और रफ्तार। और ये साबित हुआ, जब ये दोनों बहुत ज्यादा हो जाएं, तो ताकत की ढालें, जादुई हथियार, जहाज की जिरह सब कागज जैसी हो जाती हैं। कुछ जहाज एक एक पत्थर में आसमान में फूट गए। 2 जहाजियों ने लेफ्ट राइट हटने की कोशिश की, एक बड़े पत्थर ने उन्हें एक साथ चेत दिया। दोनों एक साथ टूटे।
कुछ जादूगर जहाज से बाहर भी नहीं आए थे। जादुई मंत्र अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि एक उछलता हुआ पत्थर हवा के झोंके के साथ गुजरा और उस हवा की ताकत से उनका पूरा वजूद बिखर गया। ब्लड डीमन सेक्ट घमंड से डर से तबाही में आया, जहाज टूटने से भी तेज। भागो, ये लड़ाई नहीं, ये मसलना है। वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। लेकिन अब भागना भी मुश्किल था, क्योंकि तू और भी मजा ले रहा था। किंग यून सेक्ट का पीछे का पहाड़ तुझसे कटाता जा रहा था। आसमान में जहाज घटते जा रहे थे। चूतियान को आंखें भर के देख रहा था। महान रास्ता सीधा, वापस असली तरफ। बड़े के पास कोई जादुई उपाय नहीं। तभी एक जाना पहचाना पहाड़ तेरी नज़र में आया। बात अधूरी थी कि वो उसकी गुफा लम्बी आग की पूंछ के साथ उड़ी और तीनों भागते जहाजियों को बिल्कुल सीधा पार कर गया। चूतियान को एक पल कांप गया, फिर और ज्यादा गहरा आदर लिए सर झुका लिया। सही मारो बड़े, अपनी एक डब्बे की भी काम आ गई। ब्लड डीमन सेक्ट के 100 से ज्यादा जहाज अब सिर्फ तीनों अध टूटे बचे थे आसमान के किनारे पर। तू हाथ के पास का आखिरी हैंडी पत्थर मार के उन्हें निपटाने ही वाला था, तभी पूरी दुनिया एक पल में अंधेरी हो गई। ना बादलें, ना रात, बल्कि एक गहरा लहू जैसा अंधेरा बिना बताए पूरी दुनिया पर बैठ गया। फिर युएनयिंग से कहीं ऊपर की एक खौफनाक दबाइश 9 आसमान से उतर आई। अध हवा में उड़ रहे चंद पत्थर उस पल अनजाने तरीके से रुक गए। फिर खामोशी के साथ राख बन गए। ठंड भरी बारिशें शुरू हो गईं। एक बुद्धा, खुरदरा, बेशुमार गुस्से से भरा हुआ आवाज सीधा हर किसी की रूह के अंदर फटा। मेरे ब्लड डीमन सेक्ट की बुनियाद को किसने तबाह किया? अगले पल दुनिया टूटने लगी। दरवाजा, अरीना, जहाजियों के मलाबे, आसमान, जमीन, सब जैसे किसी अनदेखी हाथ ने मसला और नया बनाया। जब सब होश में आए तो पांव के नीचे नीली चट्टानें नहीं थीं, बल्कि एक उबलते हुकारतों और मलाबे का खून का समंदर था। ऊपर आसमान नहीं था, बल्कि एक बड़ा घूमता हुआ लहू का चक्कर। 100 कोस तक पूरा किंग यून सेक्ट किसी दूसरी जगह में खींच लिया गया था, हुआशन की दुनिया में। उस खून के समंदर के ऊपर एक लहू के कपड़े में लिपटे सूखे लकड़ी जैसी पतली जिस्म वाले बुढ़े ने धीरे धीरे आकर, उसकी बिखरी हुई जुल्फें हवा में थीं, दोनों आंखों में जैसे 2 खून की नदियां बह रही थीं। यही था ब्लड डीमन सेक्ट का हुआशन बुजुर्ग श्वेहे लाओजा, जो 1000 साल से बंद था और कहते थे कब का मर चुका। उसके आते ही चूतियान को और सबके होश उड़ गए। युएनयिंग वाले, सेक्ट मास्टर, बुजुर्ग, सबके सब उस खून के समंदर में दबे पड़ गए। किसी की रक्षा की रोशनी को खून के पानी ने खा लिया। कोई लिंग शक्ति भी नहीं निकाल पा रहा था, बस देखता था खुद और अपने साथी धीरे धीरे दब रहे हैं। बड़े बुजुर्ग खून के पानी में धरे हुए थे, चेहरा राख जैसा। आवाज बार बार आई, खत्म हो गया, ये ख्वाशन की दुनिया है, हम तो दोबारा जन्म भी नहीं पाएंगे। श्वेहे लाओजा ने ये सब देखा, आखिर में नजर तुझ पर टिकी। तो तू है वो आम इंसान जिसने पत्थर फेंके। जिस्म तो थोड़ा काम का है, लेकिन मेरे खून के समंदर में कानून ही सब कुछ है। यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तेरी ये ताकत यहाँ एक रई भर भी काम नहीं आएगी। वो धीरे और अकड़ से बोल रहा था। साफ जाहिर था वो इस ऊंचाई से अनजाने की अदालत का मजा ले रहा था। पर तूने एक लफ्ज नहीं सुना, क्योंकि तू शुरू से आखिर तक उस दिन नहीं देखा। तू सर झुकाए अपने पाँव को देख रहा था, वो जूते जो आज सुबह नए खरीदे थे। अब वो बदसौरी, चिपचिपाती, लहू की बदबूदार पानी में भीग गए थे। जूते बिल्कुल गंदे हो गए। पाँव के नीचे वो चिपचिपा एहसास बहुत बुरा लग रहा था। तुझे नहीं पता था कोई हुआशन, नहीं कोई कानून। तू सिर्फ जल्दी से यहाँ से जाना चाहता था। पाँव धोने के लिए थोड़ा साफ पानी चाहिए था। काफ़ी देर बाद तूने सर उठाया। चेहरा पहली बार सच में सख्त हुआ। मेरा नया कपड़ा वाला जूता गंदा हो गया, ये कह के तूने सीधा दाहिना पैर उठाया। ना कोई लिंग शक्ति, ना कोई रोशनी, कोई बड़ा तमाशाई अंदाज भी नहीं। लेकिन जैसे ही तेरा पैर उठा, आसपास की जगह कुछ ज्यादा बोझ नहीं उठा पाती, जैसे थोड़ी सी मुड़ गई। मोटा कपड़ा वाला पतलून सीधा फट गया। नीचे एक पैर था जो जैसे काले लोहे से इंच इंच बना हो। अगले पल तूने अपने नीचे के उबलते खून के समंदर पर जोर से पांव मारा। धूम! ये तो जमीन को कोई उठाकर हथौड़ी से मारे जैसा था।
सफ़ेद लहरें खून के समंदर की सतह पर फटके फैलीं और जहां भी गईं वो खून का समंदर जो सबको दबा सकता था एक पल भी टिका नहीं, सीधा भाप बन के उड़ गया, एक ही पांव से। खून का समंदर खत्म। फिर पूरा श्वेहे का समंदर वाली दुनिया झिलमिलाने लगा, मुड़ने लगा, टूटा, जैसे शीशे के दर्पण के एकदम बीच में भारी हथौड़ी पड़ी हो। दरारें फैलती गईं। श्वेहे लाओत्सा के चेहरे का घमंड बिल्कुल ठहर गया। अगले पल जगह टूटी। कानून ने उल्टा सर पे मार दिया। उसकी सारी शक्ति चली गई। जिस्म एक पल में ऐसी तकलीफ में आ गया जिससे वापस आना मुमकिन नहीं था। सबकी आंखों के सामने मंजर एक झटके में बदला। वो फिर किंगयुन सेक्ट के अरीना में खड़े थे। आसमान वैसा ही था, दरवाज़ा वैसा ही था, जैसे वो खून का समंदर एक बुरा ख्वाब था, पर आसमान में श्वेहे लाओत्सा का वजूद अब धुंधले धागे जैसा था। तेरी ताकत जगह को कैसे तोड़ सकती है? बात पूरी भी नहीं हुई कि उसका जिस्म पूरी तरह मिट गया, उड़ते राख में बदल गया। सब कुछ एक साथ खत्म। सिर्फ एक हल्की चमकती अंगूठी आसमान से टुन करके गिरी और जमीन पर लुढ़क गई। वो था हुआशन बुजुर्ग का पूरा खजाना। किंगयुन सेक्ट के सब जिंदा बचे लोग उस अंगूठी को ताकते रहे। सांस भी अपने आप तेज हो गई। और तू भी वाकई उस तरफ चला। सबका दिल गले तक आ गया। शायद अब तो इस जादुई चीज में थोड़ी दिलचस्पी ले। लेकिन तू अंगूठी के पास गया, एक नज़र भी नहीं मारी, और जैसे एक छोटा पत्थर रास्ते से हटाते हैं वैसा ही पैर से ठोको के किसी कोने में फेंक दिया। फिर सब मलाबे को पार करता झुक के छिलके के ढेर से वो बकेट उठाया जो तोपखाने से बिगड़ गई थी और जिसकी कई जगह में टूटियां पड़ गई थीं। तू फटी बकेट उठा के उसकी दरारों को देख रहा था। अब बकेट भी बाजार से नई खरीदनी पड़ेगी। बड़ी लड़ाई खत्म होने के बाद पूरा किंगयुन सेक्ट खामोशी में डूबा था, पर यह खामोशी ज्यादा नहीं चली। अगले पल चू तियानकुओ भाग के तेरे सामने आया, धड़ से घुटने टेक के तेरी पांव पकड़ के घबरा घबरा के बोलने लगा। बुजुर्ग नहीं, जूशिए, ताईशान जूशिए, शागिर्द को एक बार प्रणाम करने दो। उसने शुरुआत की तो पीछे से हजारों शागिर्दों की लाइन बैठ गई। आवाजें लहराईं, ताईशान जूशिए का स्वागत। तेरे दिमाग में डर आ गया। तू नीचे देखा, चू तियानकुओ तेरी टंग छोड़ नहीं रहा था। तूने भौंक के कहा, छोड़। चू तियानकुओ ने छोड़ा नहीं, उल्टा और कस के पकड़ लिया। जूशिए, आप ही किंगयुन सेक्ट का आसमान है, हमारे राह के। तू और सुनना नहीं चाहता था। तूने ऊपर देखा, सब लोगों पर एक नज़र डाली, फिर शांत लहजा जो सबको खाना दे गई। आगे से जो भी मेरे इलाके में खलबली मचा के आया, मैं पत्थर से मारूंगा। पूरा मैदान एकदम चुप। अगले पल सबके जहन में वो ज़माने की पहली बार की उल्टी मीटियोरों की बारिश आई। चू तियानकुओ को जैसे करंट लगा, जल्दी से हाथ छोड़ा। 3 कदम पीछे हटके दोबारा घुटने टेक लिए। जूशिए का हुक्म सर्दी आंखों से माना जाएगा। उस दिन से तियानी फोंग पूरे किंगयुन सेक्ट में सबसे मुकद्दस और सबसे डरा देने वाली जगह बन गई। शागिर्द तो छोड़ो, बुजुर्ग भी नहीं, यहाँ तक कि उड़ने वाले परिंदे भी चक्कर काटे। सेक्ट में एक नया रिवाज आया, अभ्यास से पहले तियानी फोंग की तरफ झुक के प्रणाम करो। और तुझे इन सब से फुर्सत नहीं थी। तू नाला ठीक करने में लगा, खेत साफ करने में लगा, सोचता रहा कि वो आधा बीज कैसे जलाएं। आधे महीने बाद किंगयुन सेक्ट अभी बड़ी लड़ाई के मलाबे से उठा ही था कि सेक्ट के दरबार में जोंगजू से एक सोने का हुक्म उतरा। तियानलांजे का सबसे बड़ा मौका, ताइगो श्यानजून का खजाना वाला इलाका खुलाने वाला था। खबर सुनते ही सेक्ट के ऊपर वाले पहले खुश हुए, फिर सबकी हवा निकली। अब चिंगयून सेक्ट की ताकत कहाँ, जोंगजू के बड़े लोग और पुराने खानदान कहाँ, वो तो शेन बनने का मौका लेने गए। ये सब वहाँ गए तो शायद कुछ हाथ भी ना लागे। तब चू तियानकुओ ने हाथ ठोका और आंखें चमकाते हुए बोला, हमारे पास जूशी हैं। एक ही बात ने सबको होशा दिला दिया। हाँ, उनके पास तू था। कोई होली सन या होली डॉटर, कोई नामी जीनियस, कोई बड़े बुजुर्ग, तेरे सामने सब वैसे ही गए जैसे वो आसमान के जहाज। तो चू तियानकुओ ने फौरन अगरबत्ती जलाई, नहाया, कपड़े ठीक किए, तियानी फंग के बाहर उन तीनों चोरी के खिलाफ पत्थरों के आगे सर झुककर बोला, शागिर्द चू तियानकुओ हाजिर है, ताईशांग जूशिए से मिलना चाहता हूं। काफी देर पुकारा, अंदर से कोई आवाज नहीं। उसने दांत पीस के सब एक साथ बोल दिया, जूशिए, ताइगू श्यानजुन का खजाना खुल रहा है। ये किंगयुन सेक्ट का 1000 साला मामला है। गुजारिश है कि बाहर आकर हमारे साथ चलें। इस बार दरवाजा खुला। तू हाफते हुए बाहर निकला, एक नजर देखा, सीधा जवाब दिया, नहीं जाना। चू तियानकुओ ठिठका, जूशिए, वो तो श्यानजुन की विरासत है।
श्यानजुन की विरासत खाने के काम आती है क्या? तूने नाक खुजाई। मेरी लिंगदाओ अभी खत्म हो रही है, अकेला नहीं छोड़ सकता। चूतियान को इतना घबरा गया कि मुंह से भाप निकलने लगी। फिर आसमान में उड़ने, जमीन जैसी उम्र, बड़ी विरासत, जबरदस्त हथियार, उस्ताद की ताकत, जो याद आया सब एक एक करके बोल दिया। पर तेरी तरफ से एक ही जवाब, कोई दिलचस्पी नहीं। जब तू सीधा वापस जाने लगा, चूतियान को ने दिमाग लगाया और एक चीज चिल्लाई, खाद, जूशिए उस इलाके में सबसे बड़ी खाद है। तेरा दरवाजा बंद करने वाला हाथ वहीं रुक गया। फिर धीरे से तू पलटा। चूतियान को ने मौका देखा और अंदर की खबर दबा के बुलाया। उस इलाके के अंदर 10,000 साल पुरानी लिंगतू है। जब जमीन बनी थी उस वक्त की असली मिट्टी का एक हिस्सा। अंदर जिंदगी का खजाना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद है। बात खत्म होती तो तू झपट के आगे आया। अगले पल चूतियान को अध हवा में गरेबान से पकड़ा हुआ था। तेरी आंखें चमक उठीं, सांस भी थोड़ी तेज हो गई। उसे एक एक शब्द में पूछा, 10,000 साल की खाद, पक्का? मेरी लिंगदाव से 10,000 किलो फल निकलेंगे? चूतियान को गला दबता रहा, फिर भी पागलों की तरह सर हिलाता रहा। बिल्कुल, 10,000 क्यों, लाख किलो भी हो सकता है। तूने सुना और फौरन छोड़ दिया, उसे जमीन पर बिठा के। सीधा घर के अंदर भागा। थोड़ी देर अंदर खाली पिटारास के बाद तू फिर बाहर आया। कंधे पर 3 बड़े बड़े बोरी वाले थैले। बोरियों पर सीधे साधे 3 अक्षरों में छपा था, फरसूल ब्रांड। दूसरे हाथ में वो कुड़ाल थी जो तूने चकाचौंध होने तक तेज की थी। तू जमीन पर बैठे चूतियान को देखा, पलकें झपकाईं। चल। आधे घंटे बाद चिंग्योन सेक्ट के दरवाजे के आगे का ट्रांसमिशन चक्कर रोशनी में नहा गया। जाने वाले ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 3। सेक्ट मास्टर चूतियान को गंभीर चेहरा लिए और उसके पास चूतियान जाओ, जो पहले वाली अकड़ अब बिल्कुल नहीं थी। जब से बीज के छिलके ने उसे चट्टान में ठोका था और फिर तूने जहाज तोड़ते और हुआशिन का समंदर मिटाते देखा, अब लो तुझे अकड़ से नहीं, एक छोटे से मानने वाले की तरह देख रहा था। और तू सबसे आगे खड़ा, एक बोरी कंधे पर, 2 कमर में खोसे हुए, हाथ में चमकती कुदाल, पाँव में वही फीका टूटा हुआ पुराना जूता। पूरा अंदाज ऐसा था जैसे कोई बड़े इलाके में खाद लेने निकल रहा हो, श्यानजुन का खजाना लूटने नहीं। तू थोड़ा खिजाया भी था। जल्दी करो, देरी हुई तो खाद और लोग ले जाएंगे। रोशनी भागी, तीनों ट्रांसमिशन चक्कर में गायब। जोंगजाओ के युनशान घाटी में जगह मुरी, रोशनी बिखरी। सामने था इतना घना कि हाथ नहीं पड़ी ऐसी धरती की हवा, और एक ऐसा बड़ा एहसास जो तुझसे बिल्कुल उल्टा था। घाटी के अंदर बाहर बेजोड़ चमक थी, तेज जज्बा था। आसमान में 9 सिर वाले काले अजगरों की गाड़ी खींचते सोने के रथ में होली सन। 7 रंग की तलवार पर खड़े सफ़ेद कपड़े में होली डॉटर। सफ़ेद संगमरमर के महल में बैठ के नदीम साथ लिए पुराने खानदान के वारिस। हर कोई अपने अंदर रोशनी संभाले, दबदबादर, जैसे ये सब खुद ही सबकी नज़र का मरकज थे। उनकी नज़र जल्द आ गई। चूतियान को और चूतियान जाओ पर से गुजरी। बड़ी ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन जब नज़र आखिर तुझ पर पड़ी, बोरी कंधे पे, कुल्हाड़ हाथ में, फीका जूता पहने, इधर उधर देखता हुआ नया शहर देख के आया कोई पुराना किसान जैसे, तो पूरी युनशियान घाटी में अनगिनत भिनाई और हैरान नज़र एक साथ तुझ पर आ गई। थोड़ी खामोशी के बाद पूरी घाटी में हाहा हो गया। पहले शेनशाओ सेक्ट के होली सन लोंग आओतियान 9 सिर काले अजगरों की गाड़ी खींचते सोने के रथ में उतरे। फिर याओची होली डॉटर सफ़ेद संगमरमर के महल में आई। फिर शोशान सोड सेक्ट का मुखिया पुरानी तलवार पर खड़ा तलवार की लहरें बिखेर के आया। एक एक होली सन और होली डॉटर आए। अजीब मंजर, जमीन कांपे, एक से बढ़कर एक तमाशा। लेकिन जब तू फारसुल ब्रांड बोरी कंधे पे, कुड़ाल हाथ में, फीका जूता पहन के ट्रांसमिशन स्टेज पर खड़ा था, सबकी नज़र फिर भी तुझ पर आ गई। क्या करें, तेरा ये हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई शहर में खरीदारी करने आया बुढ़ा किसान हो। फिर चारों तरफ से हंसी, बुराई, नीची नज़र। एक पल में क्विंगियन सेक्ट के तीनों को घेर लिया। क्विंगियन सेक्ट में कोई नहीं क्या? खेत वाला ले आए। वो बोरी किसके लिए? अंदर खाना था। शायद ये सच में मिट्टी खोदने आया है। चूतियानको का चेहरा लाल हो गया, पर कुछ बोल नहीं सकता था। चूतियान जाओ से रहा न गया, सीधा तलवार निकाली। तेज धार आसमान की तरफ उठी, सीधा उन्हीं पर तनी जो सबसे ज्यादा हंस रहे थे। झगड़ा होने ही वाला था। टून धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इनसे झगड़ना क्या? टून ने एक हाँफ ली, बोरी को थपेड़ के सीधी बात की जैसे कोई बड़ा काम बता रहा हो। ताकत बचाओ, अंदर जाके ज्यादा मिट्टी खोदो, यही असली काम है। चूतियान जाओ पहले आंख फाड़ी,
फिर सच में तलवार वापस करके चुपचाप तेरे पीछे आ गया। लेकिन ये मंजर लॉन्ग आउतियान की नज़र में बिल्कुल अलग था। उसके हिसाब से तू डर के अपने सेक्ट के वाहिद हिम्मत वाले को रोक के खुद पीछे छुप गया था। उसने नाक से हाफी, नज़र में पूरी एक, लेकिन अगले पल उसने धीरे से अपनी दबाइश छोड़ दी। वो थी जिंदान की छोटी से बड़ा एहसास। सीधा तेरे तरफ आई। वो चाहता था कि तू सबके सामने घुटने टेके और तेरी इज्जत खाक में मिले। नतीजा, चूतियान को और चूतियान जाओ पहले झुक गए। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए जैसे पहाड़ ने दबा लिया हो। पूरी ताकत लगा के खड़े रहे, लेकिन तेरी तरफ से एकदम कोई हरकत नहीं। वो दबाइश जो पहाड़ तोड़ सकती थी तुझ पर पड़ी तो तुझे घुटनाएं तो दूर, तेरा धुला हुआ फीका कुर्ता भी नहीं हिला। तुझे थोड़ी ठंडक लगी, तूने पहले नाक खुजाई, फिर झुक के जूते की डोरी दोबारा कसी और साथ में इधर उधर देखते हुए सोचता रहा कि यहाँ की मिट्टी कैसी होगी। लॉन्ग आउतियान का चेहरा, उसने और ज्यादा दबाइश बढ़ाई। आसपास की जगह भी दबाव से थरथरी, पर तू फिर भी ऐसे था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब उसने जल्दी से एक नया जवाब सोच लिया। तेरे पास जरूर कोई ऐसा खजाना है जो दबाइश को रोक के ताकत छुपा सकता है, और कम से कम तोंगतियन लिंगबाओ दर्जे का होगा। एक पल में उसकी नजर में तेरे लिए घिनावट बदल के लालच आ गई। एक आम गवार के पास इतनी बड़ी चीज होने का हक कैसे? ये ख्याल अभी आया ही था कि युनशान घाटी के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ। 7 रंग की रोशनी फूट पड़ी। अंदर से इतनी गहरी पुरानी धरती की हवा आई कि हाथ नहीं पड़ी। खजाना खुल गया। उसी वक्त सब पागल हो गए। होली सन, होली डॉटर, पुराने खानदान के वारिस सब भेड़िए की तरह टूटे और क्रैक्ड जगह में घुस गए। डर था कि एक पल की देरी में स्यानजुन की विरासत कोई और ले जाए, पर तुझे कोई जल्दी नहीं थी। तू पहले तीनों बोरियों को गौर से देखा कि कोई छेद तो नहीं, फिर कुडाल जमीन पर ठोक के हाथ का एहसास चका, तब जाके संतुष्ट होके एक ऐसी आवाज आई जो रूह तक हिला दे। अंदर से एक गहरी गर्ज उठी और अगले पल वो सब आगे वाले लोग मक्खियों की तरह उल्टे बाहर आकर जमीन पर गिरे। तुन्ने एक तरफ पर रख के पहले बोरी की धार साफ की, फिर सर उठाया। क्रैक्ड जगह के मुंह पर एक बड़ा भयंकर काला अजगर का सर धीरे धीरे बाहर आ रहा था। 100 गज लंबा ताइगू काला अजगर, पूरा जिस्म काले चिल्के में, सीना लिए ताकत हुआशन की सीमा को पार कर चुकी थी। इस पल वो सब जो अभी तक अकर में थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। लॉन्ग आउतियन ने दांत पीसे और आगे आ गया। ये पहली बाधा है, मिल के तोड़ेंगे। उसने अपनी शेनशाओ युलुंग जुए पूरी ताकत से चलाई। 9 अजदहा के साए सोने की रोशनी बने काले अजगर पर गिरे। साथ ही याओची की रोशनी और शुशान की तलवार भी आई। एक पल के लिए रोशनी, कानून, सब चीज मिली। लगता था आसमान उलट जाए, लेकिन नतीजा शर्मिंदगी वाला रहा। टंग टंग टंग, वो सब ताकतवर वारे काले अजगर के चिल्के पर लग के सिर्फ चंद चिंगारियां छोड़ गईं। ना चिल्का टूटा, ना एक सफेद निशान भी। सबकी हर चीज रेती की तरह उस पर फिसली। अजगर भी थक गया। धीरे से बड़ा मुंह खोला। भागो जल्दी। लॉन्ग आउतियन के मुंह से निकल भी नहीं था कि काली सांस बाहर आई। कोई धमाका नहीं, कोई तमाशा नहीं, सिर्फ शुद्ध मिटाना। 3 होली सेट के लोग जो हट नहीं पाए, वो और उनके हथियार मिलके पल भर में राख बन गए। इस एक बार के बाद सब पूरी तरह डर गए, पीछे हट गए। आगे आने की हिम्मत किसी में नहीं रही। लेकिन इस मौत की खामोशी और नाउम्मीदी में तू भीड़ से निकल के धीरे धीरे सबसे आगे आ गया, क्योंकि तेरी नजर अजगर पर थी ही नहीं। तेरी नजर उसके पीछे की जमीन पर टिकी थी। पुरानी विधि ढाल के बीचों बीच 10 एकड़ के करीब 5 रंग की चमकाती लिंगटू थी। जिंदगी की बू इतनी गहराती जैसे बाहर आ जाए। 10,000 साल की खाद। तेरी आंखें एक पल में चमकी तो उस बड़े काले अजगर को घूर रहा था जो तेरे और खाद के बीच खड़ा था। माथा से कुड़ता गया और आखिर में रहा ना गया, सीधा चिल्लाया, इतना बड़ा चेकर मेरी मिट्टी खोदने का रास्ता रोक रहा है, हट जा। पूरा मैदान चुप। लॉन्ग आउतियान के मुंह से हंस भी नहीं निकली। ये पागल हुआ शन अजगर से समझा रहा था, लेकिन अगले पल काला अजगर सीधा गुस्से में आया, पहुंच उठाई। ये तो छोड़, जिंदान युएनयंग जगह भी मुड़ गई। चूतिया अनकुआ का दिल बैठा, आंखें बंद करने ही वाली थी, पर तू हिला भी नहीं। जब पहुंच बिल्कुल सर पर आ गई, तूने एक बेफिक्री से दाहिना हाथ उठाया और उसे थाम लिया। फुच, एक हल्की सी आवाज, और वो पहुंच जो युएनयंग लोगों को जिस्म समेत रूह से पीसती, तेरी हाथ में बिल्कुल थाम गई। जितनी भी ताकत थी, जितना भी जोश था, तेरी हथेली से टकराते ही सब गायब, जैसे कीचड़ में पत्थर डूब जाए। सबके सब मुंह खुले के खुले रह गए। पकड़ लिया हाथ से। खुद अजगर भी हिल गया।
वो पागलों की तरह पौंछ खींचने लगा, पर तेरी ग्रिप में बिल्कुल नहीं हिला, जैसे कोई ताइगो की पहाड़ ने दबा के रखा हो। उसकी झुलाहट से तू थोड़ा खिंचाया, बाजू कसा, कमर मारी और गरजा, मेरे साथ ये मत कर। अगले पल वो 100 गज लंबा हुआ शिनकला अजगर सीधा जमीन से उछला। तू उसकी पौंछ पकड़ के उसे हवा में बड़ा चक्कर दिलाता रहा, एक बड़ी काली घूमती चक्की की तरह। लॉन्ग आउट यान के पास वाले जो सबसे ज्यादा हंस रहे थे, वो सीधा वहां पैर ना संभाल के बैठ गए। लेकिन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। तूने देखा 5 रंग की खाद को एक पुरानी विधि ढाल ने घेरा हुआ था। सोच के बिना ही हाथ में काला अजगर लिया और सीधा ढाल पर मारा। थर्ड, पहली बार ढाल चमकी, अजगर चिल्लाया। थर्ड, दूसरी बार ढाल पर दरारें। थर्ड, तीसरी बार ढाल धूल में मिली। वो बेचारा काला अजगर भी इतना हिला के होश खो के वहां गिर गया। तूने उसे एक तरफ फेंका जैसे कोई मरी हुई सांप फेंको, और जल्दी से कुदाल वहां रखी, फरसूल ब्रांड बोरी खुलाई। और शुरू हो गई मिट्टी खोदने की आवाज, चर चर चर। पूरी युनशान घाटी में कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रही थी। बाकी सब जिंदा बचे लोग बेहोश काले अजगर को देखते, फिर तुझे खुशी से मिट्टी खोदते देखते। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लॉन्ग आउटियान का चेहरा सुर्ख से सफेद हो गया, पूरा कांप रहा था। उसने सोचा था एक पागल किसान देखा, अब समझ आया। ये तो कोई अजीब चीज था, लेकिन उसी वक्त जब तू मिट्टी खोदने में मस्त था, पूरा खजाना अचानक हिल गया। बूम बूम बूम, जमीन फटने लगी। तेरी मिट्टी भी, पूरी योंगशियान घाटी भी कांप रही थी। फिर जमीन के अंदर से एक अंधेरी गहरा खाई फटके खुली। लहू की बिजली ने आसमान ले लिया। काले अजगर से भी कहीं ज्यादा भयानक, कहीं ज्यादा पुरानी बुरी ताकत जमीन के नीचे से उभरी। अगले पल एक ठंड भरी, अकड़ से भरी हंसी सीधा सबकी रूह के अंदर फटी। 10,000 साल, पूरी 10,000 साल बाद मैं फिर आसमान देख रहा हूं। ये शियानजुन की विरासत बस मेरा छोटा जाल था। सबका दिल सीधा पांव तक आ गया। धोखा, ये पूरा खजाना शुरुआत से अंत तक एक धोखा था। जल्द ही एक भयानक परछाई जमीन की गहराई से धीरे धीरे उभरी, 10,000 गज ऊंचा। उसका चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ काले गधे जैसी 2 आंखें थीं। एक नजर भी पड़े तो चू टियान को जैसी युआनियिंग ताकत वाले की रूह टूटे। एक पुराने खानदान वाले ने पहचान लिया, वो जमीन पर गिर गया। टुंटियान शिएशी, ये तो वो टुंटियान शिएशी की रूह है जिसे पहले शियानजुन ने यहाँ कैद किया था। तंतियान शेक्सी लोगों के डर का मजा ले रहा था। पहले एक हाथ उठाया, सीधा खजाने का दरवाजा मिटा दिया। फिर सबने अपने अपने ट्रांसमिशन तोड़े, कोई जवाब नहीं, निकास बंद, खजाना बिल्कुल सील्ड। उसी वक्त जो अभी तक अकड़ से थे वो सब टूट गए। लॉन्ग आउतियान सबसे पहले घुटने टेका, कांप के सिर पटकने लगा। शेक्सी दारिन, मैं शेनहाउजियो सेक्ट का होली सन हूं, मेरा खून आपके काम आएगा, मुझे माफ कर दो। याओचे होली डॉटर भी रोते हुए अर्ज करने लगी, नौकर बनने को तैयार। बाकी सब और क्या कहने की जरूरत। एक एक थरथराते हुए अजीब हाल में थे सब कल्टीवेटर्स की इज्जत खाक में। टुंटियां शेक्शी ने मुस्कुरा के एक बार जोर से सांस ली। बाहरी घेरों में बैठे कुछ जिनदान वाले रिएक्ट भी नहीं कर पाए। उनका जिस्म सूख गया, शक्ति, रूह सब लहू की रोशनी बनके सीधा उसके मुंह में। जमीन पर सिर्फ कुछ सूखी लाशें। नाउम्मीदी पूरी तरह से छा गई, और इस तबाही में सिर्फ तुझे कोई फर्क नहीं था। तुझे उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। अभी सबसे बुरा ये था कि हवा बहुत तेज थी, आंखें खुलना मुश्किल हो रही थी, और उससे भी बुरा वो हवा तेरी बोरी को बार बार उड़ाने की कोशिश कर रही थी। टुंटियां पहले फरसूल ब्रांड बोरी कस के पकड़ ली, हवा में बोरी का मुंह बांधा, फिर पास की एक बड़ी मिट्टी की ढेली उठा के बोरी के ऊपर रख दी। डर था कोई दाना भी न उड़ा जाए। ये मंजर शेक्सी की नज़र में भी आया। बाकी सब घुटने टेक रहे थे, रो रहे थे, सूख रहे थे, पर तू बिना कोई लिंग शक्ति के एक बिल्कुल आम इंसान वहां मिट्टी की बोरी पकड़ के बैठा था। टुंटियां शेक्सी को गुस्सा आया, आम इंसान मेरे सामने इतनी डठाई। इतना कह के उसने हाथ जोड़े और सीधा एक ऐसी जादू उठाई जो इस दुनिया के कानून से भी ऊपर थी, बड़ा करंट छिन्ना विधि। अगले पल अनगिनत अनदेखी धागियां चारों तरफ से वक्त और मुस्तकबिल सब पे लपेटने लगीं। सीधा तुझे वक्त की नदियां से पूरी तरह मिटा देना था।
चूतियान कुओ और चूतियान जाओ का दिल बैठ गया। लॉन्ग आओतियान को जैसे थोड़ी सी तसल्ली मिली, चेहरे पर रोने जैसी मुस्कान आई। कारण का हमला, अब तू जरूर मरेगा। नतीजा 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट तू वहां खड़ा था, ना मिटा न कपड़ा भी हिला। तुंतियान शेक्शी भी दंग रह गया। उसने महसूस किया धागियां तुझ पे लिपेट तो गईं, कानून भी पूरी ताकत से चला पर खींच ही नहीं रही। ऐसा लगा जैसे मकड़ी के जाल से पूरी कायनात खींचने की कोशिश हो। और तब तुझे भी पता चला। तूने सर झुका के देखा, ये चिपचिपी बाजू पैर दबाने वाली चीजें क्या हैं? माथा सिकोड़ के तूने सोचा ये कोई कानून नहीं, किसी के घर का बच्चा मेरी पूरी बॉडी पर मकड़ी का जाल लपेटा के गया है, काम में रुक रुक हो रहा है। फिर पूरी दुनिया की आंखें फाड़े हुए तूने वो खुरदर हाथ जिसमें चाले भी थे और नीचे नाखून में ताज़ा मिट्टी भी, सीधा उन अनदेखी धागियों की तरफ बढ़ाए और उन्हें थाम लिया। वो कानून से बुनी धागियां सच में तेरी मुट्ठी में आ गईं। टुंटिया शेक्सी ने एक चीख मारी, ये नहीं हो सकता। करण की धागियां कानून की बुनियाद हैं। आम इंसान का जिस्म कानून की असल चीज को कैसे छू सकता है? तो क्या चीज है? पर तू उसे नहीं सुना। तूने धागियों को एक बार खींचा, काफी मजबूत हैं। फिर तू उस पर खिंचाते हुए बोला, ओए ये क्या टूटा फूटा जाल है जो मुझे लपेटा? स्वेटर बुन रहा है क्या मेरा? इस एक बात ने सबको चुप करा दिया। याओची होली डॉटर का दम रुक गया, वो सीधा बेहोश हो गई। लॉन्ग आउटियन का दिमाग खाली, मुंह से लाला बह रहा था भी नहीं पता। करण की धागियां, वो करण की धागियां थीं और तू उन्हें। बाजुओं की मसल्स एक पल में उभर आईं, जैसे कोई सोई हुई कदीम ताकत एक साथ जागी। अगले पल पूरी शुद्ध ताकत दोनों बाजुओं से फूट पड़ी। पूरा खजाना कांपने लगा। धागियां नहीं कांप रही थीं, दुनिया कांप रही थी। आसमान की लहू बिजली बुझ गई, जमीन पूरी तरह फट गई, जगह शीशे जैसी चटकने लगी। और सबसे भयानक, टुंटियन शियक्षी की 10,000 गज की परछाई। उन कारण धागियों के जरिए तू उसे ऊपर से नीचे खींच रहा था। तेरी पांव वाली जमीन धड़क के गिरती, दोनों बाजू पूरी तरह खुलते, फिर एक दबी गर्ज, टूट जा। अगले पल छच, ये आवाज हवा में नहीं, सीधा सबकी रूह में बजी। अंगिया धागे एक साथ टूटे। वो करण कानून की धागियां जो वजूद और तकदीर की निशानी थी, तूने सबसे शुद्ध, सबसे जंगली, सबसे बेगौर तरीके से तोड़ते हुए फाड़ दी। टुंटिया शेशी पर जैसे लाखों हथौड़ी पड़ी। 10,000 गज का परछाई पल भर में दरारे से भर गई। एक बुनियादी सांस सीधा बाहर आई। पहली बार उसकी आवाज में डर और रोना था। और लॉन्ग आउतियन भी इस पल टूट गया। धड़ से घुटना टेका, तेरी तरफ सर पटकने लगा। इज्जत भी नहीं सोचा। बाकी जिंदा बचे सब भी जैसे जिंदगी की आखिरी राह मिली, सब तेरी तरफ घुटने टेक के माथे रगड़ने लगे। इस पल वो होली सन और होली डॉटर नहीं थे, वो सिर्फ कुछ लोग थे जिनकी रूह टूटी थी। लेकिन 20 एंड शियक्षे भी पूरी तरह पागल हो गया। नीचे सब तेरी तरफ झुकाते हुए देख के आखिरी थोड़ा सा होश भी शर्मिंदगी और डर ने मिला के जला दिया। सीधा चिल्लाया, तू है क्या चीज? अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये दुनिया, ये सब लोग और तू सब मेरे साथ बर्बाद हो। इतना बोल के वो सीधा खजाने के आसमान से टकराया। अपनी रूह को कुर्बानी देके उसने दुनिया मिटाने वाली महाचक्र विद्या शुरू कर दी। पूरा खजाना एक पल में कयामत में घिर गया। आसमान शीशे की तरह बिखर गया, पीछे गहरा खालीपन। जमीन सीधा अंदर धबने लगी। अनगिनत जगह के टूटे हुए टुकड़ों से बना एक बड़ा काला चक्र बीचों बीच धीरे धीरे बना। हर एक घूम में हजारों दरारें बाहर फेंकी, सब कुछ काट के मिटा दिया। चूतियान को और चूतियान जाओ पूरी ताकत से उस जगह की काटन को रोक रहे थे। दोनों के चेहरे सफेद। और तूने पहले अपनी आधी बोरी में भरी मेहनत से खोदी हुई 10,000 साल की खाद को एक बार देखा। तेरी सोच सीधी थी, बोरी का मुंह बंद करो और यहां से चलो। पर किसी ने सोचा नहीं था, जब तू झुकने ही वाला था, एक बड़ी जगह की आंधी तेरी तरफ से गुजरी। तू अपनी जगह से हिला भी नहीं, लेकिन पांव के पास फरसून ब्रांड वाली बोरी एक पल में हवा में उठ गई। आधी भर बोरी, 5 रंग की चमकती 10,000 साल की खाद हवा में एक चौंधियान मार के शलाला सीधा पास की काली गहरा जगह की दरार में घुस गई। दरार बंद हो गई। आधी बोरी मिट्टी। वक्त जैसे एक पल के लिए रुका। आसपास जगह दब रही थी,
जमीन घुस रही थी, शेषी हंस रहा था, आसमान रोता था, लेकिन तेरी दुनिया में सिर्फ एक चीज रही, तेरी खाद गई। अगले पल तेरे अंदर से एक ऐसी ताकत जागी जो मालामी महाचक्र से भी 10 लाख गुना भयंकर थी। चक्र रुक गया, जगह शांत हुई, शेषी की हंसी भी जैसे किसी ने गला दबाया, एकदम खत्म। सबकी रूह के अंदर से एक ऐसी डर आई जो समझ के बाहर थी। तूने धीरे धीरे सर उठाया, वो आंखें जो पहले साफ थीं कब की गहरा लहू के समंदर बन गई थीं। तू सीधा ऊपर काले चक्र को और चक्र के पीछे कांपते तुंटिया शेषी को ताका रहा था। तूने एक बार पूरी मुट्ठी धीरे कसी, हड्डियों और मसल्स का रगड़ना ऐसा सुना जैसे दुनिया बनी हो। फिर तूने ना कानून सोचा, ना कोई बड़ी विधि, ना जादू, सीधा सबसे शुद्ध गुस्से को इस एक घूसे में भरा। ये सब छोड़ ले मेरा घूसा। ये घूसा जब गया, घूसा के आगे की दुनिया सिर्फ नहीं रही। रोशनी गई, आवाज गई, जगह और वक्त भी गई, सब कुछ। बस एक छोटा सा शुद्ध काला सौराग बना, जैसे वहां कुछ ना होना आया, और उसका काम था आसपास की हर चीज के होने को मिटा देना। और वो जगह के टुकड़ों से बना मलामी महाचक्र जब उस घूसे से टकराया, ना धमाका, ना आवाज, ना कोई टक्कर भी नहीं, बस किनारे से शुरू होके चुपचाप मिट गया। फिर वो खाली जगह टुंटियान शियक्षी से टकराई, वो पुराना बुरा जादू जो 10,000 साल से साजिश करता रहा, जो पूरी तियानलांजिए के ऊपर वालों को खत्म करने वाला था। चीख भी नहीं मारी, वो अपनी करण यादें और अपने होने के निशान समेत पूरी तरह नहीं मिटा, सीधा खाली कर दिया गया। ना राख, ना धुआं, वो डिलीट हो गया। लेकिन ये घूसा अभी खत्म नहीं था। मलामी महाचक्र और शिएक्सी को मिटाने के बाद वो सीधा खजाने की दीवार से टकराया। कचक, एक ऐसे चटकने की आवाज जो रूह तक पहुंची। पूरा लहू का आसमान शीशे की तरह टूटा, लाखों काली दरारें एक पल में पूरे खजाने में फैल गईं। अगले पल वो पूरी छोटी दुनिया तेरे एक घूसे से अंदर से बिखर गई। जगह के टुकड़े उड़े, सबके पांव के नीचे खाली, और सब गिरते हुए जब आंखें खुलीं। जोंगजो की यूनशान घाटी में धड़ से आके गिरे और आसमान में एक बड़ा काला सौराख बना, जैसे किसी ने आसमान का एक हिस्सा सीधा थाम के खींच लिया हो। लॉन्ग ऑतियन, याओची होली डॉटर, चूतियान को, चूतियान जाओ, सब जमीन पर पड़े कांप रहे थे। वो काला सौराख एक बार देखना भी मुश्किल था। तभी मलाबे में एक थप-थप की आवाज आई। तू बुक-बुकाते हुए पत्थर के ढेरों से उठा, हाथ में आधा टूटा हुआ फरसूल लिखा बोली का हिस्सा, मुंह बिल्कुल टूट बिखर गया था। अंदर बिल्कुल खाली। तूने एक नजर नीचे मारी, फिर चारों तरफ और ज्यादा गुस्सा आता गया। क्या बेकार खजाना था, मिट्टी भी खराब, हवा भी बहुत तेज, पूरा दिन बर्बाद। इतना कह के तूने वो आधा टूटा हुआ बोरी का हिस्सा फेंका, कंधे पर वो कुदाल उठाया जो शुरुआत से साथ थी, और सीधा चलने लगा। और जैसे ही तू हिला, आसपास जमीन पर पड़े होली सन और होली डॉटर भूत देखे जैसे लटपटाते हुए पीछे खिसक गए। तू एक कदम आगे, वो एक कदम पीछे। आखिर पूरी युनशान घाटी ने बिल्कुल खुद से एक चौड़ी सीधी राह बना दी। सबने कमर 90 डिग्री झुकाई, सर नीचे, सांस भी रोका, जैसे कोई पुराना जिंदा चलता फिरता अस्त्र गुजर रहा हो। चूतियान को और चूतियान जाओ जल्दी से उठ के ठीक से तेरे पीछे आ गए, और चूतियान जाओ जैसे जैसे चलता गया उसकी आंखें चमकती गईं। पहले तेरी कंधे पर कुडाल वाली पीठ देखी, फिर आसमान में वो बड़ा काला सौराख। दिमाग में जैसे बिजली गिरी, और सीधा पूरी बात समझ में आई। तलवार, कानून, जादू सब बकवास है। पूरी ताकत के सामने हर तमाशाबाजी बेशर्म है। उसके होंठ कांप रहे थे, पूरा कांप रहा था, बार बार बोल रहा था। समझ गया, आखिर समझ गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से सब, लेकिन सबका आगाज एक। और आज से मैं तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं मिट्टी उठाऊंगा, हर एक लिंग शक्ति जिस्म को पक्का करने में लगाऊंगा। और तुझे उसके गलत राह पर निकलने की कोई फिक्र नहीं थी। तेरी सोच में वो आधी बोरी उड़ी हुई मिट्टी थी। जब तू चिंग्यून सेक्ट के पीछे के छोटे आंगन में पहुंचा तो रात थोड़ी सी होने लगी थी। 10,000 साल की खाद का जाना बुरा लगता था, लेकिन बुरी के नीचे थोड़ा सा 5 रंग की लिंगटू निकल आया। थोड़ा था पर कुछ तो था। तेरी आंखें फौरन चमकीं। वो थोड़ा सा कीमती खाद ध्यान से लिंगडाओ वाले खेत में छिड़ दिया।
और सच में वो कुछ लिंगडाओ की पौधे आंखों के सामने और हरे और ताजे और भरी हो गईं। तू तब थोड़ा सा मुस्कुराया। चलिए, पूरा दिन बर्बाद नहीं गया। लेकिन जब तू संतुष्ट होके वापस जाने लगा, बूम, आसमान में एक गहरा गरज। तूने सर उठाया और चेहरा सीधा बिगड़ा। साफ रात, लेकिन कब की गहरा काले बादल आ गए। एक ऐसी ताकत जो पूरी त्यानलान जी की हर चीज को सीधी खड़ी कर दे, वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। तू उन बालों को ताके रहा, माथा सिकोड़ते हुए, चेहरा साफ साफ नाराज और फिक्रबंद। क्या मामला है? मौसम अब फिर क्या बिगड़ रहा है? ये मेरी नई खाद बह ना जाए। और उसी वक्त त्यानलान जी से बहुत दूर अनंत खाली जगह में वक्त की नदियों के ऊपर टिके अनगिनत सितारों की हड्डियों से बना एक बड़ा शान ध्यान में 10,000 साल से कहीं ज्यादा वक्त से बंद एक बड़ी आंखों का जोड़ा एकदम खुल गया। उन आंखों में कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ शुद्ध निजाम और रौब। फिर एक गूंजती आवाज। नीचे की दुनिया में किसी ने शुद्ध जिस्म की ताकत से मेरे पुराने छोटे के करण कानून के जाल को तोड़ा। जिस्म साधना का रास्ता मैंने खुद अपने हाथ से बंद किया था। इस दुनिया में ऐसा कौन निकला? रहने नहीं दे सकते। हुक्म दो, जियो शाओ की बिजली मलामी महाचक्र विद्या उतारो, इस दुनिया को मिटा के करण ठीक करो।